डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 9 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम आपसे कुछ नए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, पास्ट ईयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। तो क्लास अगर आपको टेस्ट में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अब आज के टेस्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। क्लास में बता दूं, इस फाउंडेशन कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर किया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर मेंस के जितने भी जीएस पेपर हैं वो कवर किया जाएगा, एसए पेपर कवर किया जाएगा, हिंदी पेपर कवर किया जाएगा। और प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सीसैट पेपर के साथ जीएस पेपर आपका कवर किया जाएगा। किस तरीके से आपको अपने मेंस में आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जाएगा। तो क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा और उत्तर देने का प्रयास करिएगा। बोला गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृतकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की गई है। तो बताइए कृतकल्पतरु जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? महीधर द्वारा, चंद्रदेव द्वितीय द्वारा, प्रभाकर वर्मन द्वारा या फिर लक्ष्मीधर द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है डी, लक्ष्मीधर द्वारा। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। कृतकल्पतरु किसके द्वारा लिखा गया है? लक्ष्मीधर द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ एक दो फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे लक्ष्मीधर जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? अगर परीक्षा में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? गोविंद चंद्र के दरबारी कवि थे ये। गोविंद चंद्र किस वंश से बिलोंग करते थे? तो ये गढ़वाल वंश से बिलोंग करते थे। याद रखिएगा, जो लक्ष्मीधर है जिन्होंने कृतकल्पतरु लिखा है वो किसके राजवंश में थे? तो वो गोविंद चंद्र के वंश में थे, जो कि किस राजवंश से बिलोंग करता था? तो वो गढ़वाल राजवंश से बिलोंग करते थे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखना है, आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो ये है कि गोविंद चंद्र ने बंगाल के पाल शासकों से मगध का क्षेत्र जीता किया तथा मालवा को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। इसने तुर्की शासक हाकिम को पराजित किया था। ठीक है, और तुर्की आक्रमण से इन्होंने बनारस की रक्षा की थी, ये भी याद रखिएगा। कभी परीक्षा में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बनारस की रक्षा किसने तुर्की शासकों से की थी, तो आप क्या बताएंगे? गोविंद चंद्र बताएंगे। और गोविंद चंद्र के राजकवि का नाम क्या था? लक्ष्मीधर था, जिन्होंने क्या लिखा था? बताइए, कृतकल्पतरु लिखा था। और एक और फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है, इनकी पत्नी कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख से में इसे हरि अवतार कहा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सारनाथ अभिलेख जो है वो किसका है? वो याद रखिएगा गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी द्वारा लिखा गया है, जिसमें इन्होंने गोविंद चंद्र को हरि का अवतार कहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जो मैंने बताए। एक बार अगर आपको और पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा। ठीक है क्लास, लेकिन ये परीक्षा में पूछा जा सकता है सारनाथ अभिलेख में हरि का अवतार किसे कहा गया है? तो आप बताएंगे गोविंद चंद्र को कहा गया है। किसने कहा है? इनकी पत्नी कुमार देवी ने इन्हें कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने बनारस को तुर्कों के आक्रमण से बचाया था, तुर्की आक्रमण से बचाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? अब क्लास ये जो प्रश्न है ध्यान से देखिएगा, ये वाला प्रश्न आपका जो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है, ये आपका एक पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो बताइए कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, क्यूरिक ऑक्साइड या फिर निकल ऑक्साइड। तो गहरे नीले रंग की बात की गई है, तो गहरा नीला रंग कांच को कौन प्रोवाइड करता है? तो वो प्रोवाइड करता है कोबाल्ट ऑक्साइड। याद रखिएगा, आपका ए जो है वो सही उत्तर है। अब यहाँ पर हम व्याख्या देख लेते हैं। परीक्षा में अभी तो कोबाल्ट ऑक्साइड के बारे में पूछा गया है, हो सकता है अगली बार कुछ और पूछ ले। ठीक है, तो जब हम फेरिक ऑक्साइड डालेंगे तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? भूरा रंग प्राप्त होगा। याद रखिएगा, जो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, फेरिक की बात की गई है
तो आयरन है, आयरन का डिपोजिशन कहीं पर होगा तो जब जंग लगता है तो भूरे भूरे रंग का होता है ना थोड़ा, तो ऐसे याद रख लीजिए। फेरिक ऑक्साइड अगर कांच में डाला जाएगा तो वो कौन सा रंग उसको देगा, वो भूरा रंग देगा। क्रोमिक ऑक्साइड की हम बात करेंगे तो क्रोमिक ऑक्साइड हरा रंग देगा। यहां पर कोबाल्ट ऑक्साइड के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये नीला रंग देता है कांच को। अब यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे या कैल्शियम सल्फेट की हम बात करेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो चटक लाल रंग देता है, और कैडमियम सल्फाइड की बात करेंगे तो ये नींबू जैसा पीला रंग देता है। तो याद रखिएगा, आपसे परीक्षा में एक बार कोबाल्ट ऑक्साइड के बारे में पूछा है, हो सकता है अगली बार फेरिक ऑक्साइड के बारे में पूछे तो आप भूरा बता देंगे। अगर आपसे क्रोमिक ऑक्साइड के बारे में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, बताइए, तो आप बताएंगे हरा रंग, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपसे क्यूप्रिक ऑक्साइड के बारे में पूछेगा तो चटक लाल, और फिर कैडमियम सल्फाइड के बारे में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, नींबू जैसा पीला रंग। तो ये भी याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्लास। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, कथन कारण पे बेस्ड है। अरबों के आक्रमण के समय संपूर्ण उत्तर भारत राजनीतिक रूप से खंडित था। फिर दूसरा दिया गया है, कारण कोई भी शासक राजनीतिक रूप से इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध सके। तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि कथन कारण एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बोला गया है अरबों के आक्रमण के समय संपूर्ण जो उत्तर भारत था वो राजनीतिक रूप से खंडित था। हाँ, खंडित था। क्यों खंडित था? क्योंकि इतना शक्तिशाली कोई राजा ही नहीं था। तो दोनों ही बिल्कुल सही है और कथन कारण को सपोर्ट भी कर रहा है। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आसान प्रश्न था ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है हमें। सबसे पहले हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। हमें क्या चुनना है? असत्य, फॉल्स स्टेटमेंट को हमें चुनना है। यह संधि शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुई थी, ठीक है। दूसरा दिया गया, इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय द्वारा कंपनी को हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए दिया जाना स्वीकार किया गया था। देखिए क्लास, आप सभी को पता है जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है वो कब हुई है? बक्सर के युद्ध के बाद हुई है, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 में हुआ है, ये आप सभी को पता है। और 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी हुई है। परीक्षा में ये चीज आपसे कई बार पूछा गया है। लेकिन ये जो प्रश्न है इसका लेवल हमने एक थोड़ा बढ़ा दिया है। यहाँ पे बोला गया है इलाहाबाद ट्रीटी 1 और ट्रीटी 2 की बात की गई है। तो दूसरे स्टेटमेंट में जो दिया है आपको, बोला गया है शाह आलम द्वितीय द्वारा कंपनी को हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए दिया जाना स्वीकार किया गया था इलाहाबाद की प्रथम संधि में। ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये इलाहाबाद की दूसरी संधि में डिसाइड हुआ था, पहली संधि में नहीं। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला जो है शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य ये संधि हुई थी, ये सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा असत्य है, तो केवल 2 जो है वो असत्य है, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए क्लास, बी सही उत्तर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इलाहाबाद की संधि की बात करते हैं तो आपको पता है इलाहाबाद की संधि जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इसमें प्राप्त की गई थी। इसी वजह से तो बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध कहते हैं। इसी वजह से तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, 12 अगस्त की हम बात कर रहे हैं, 12 अगस्त 1765 को, ठीक है, ये साइन हुई थी। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुई थी, जो कि आपको प्रश्न में दिया है। और इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से स्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, इसी संधि में 26 लाख की बात की गई थी कि मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार हुआ था। अभी हम इलाहाबाद की फर्स्ट ट्रीटी की बात कर रहे हैं, पहली ट्रीटी की, ठीक है। तो 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया गया था और कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए थे। ये याद रखिएगा कि इलाहाबाद की फर्स्ट ट्रीटी की बात हुई है। अब देखिए, जब हम इलाहाबाद की द्वितीय ट्रीटी की बात करते हैं तो इसमें इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत अवध के नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए दिए जाने की बात स्वीकार हुई थी, जो कि प्रश्न को एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको बता दिया। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्लास।
परीक्षा में अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा क्वेश्चन में तो इस तरीके से पूछ लेगा, नहीं तो अभी तक बस यही पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब साइन हुई थी, तो 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को देता है तो आपको पता होना चाहिए पहले प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद इलाहाबाद की संधि साइन होती है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। 5वां प्रश्न, दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन हमको करना है। सबसे पहले यही अंडरलाइन कर लेते, सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है, तो पूछा गया है सत्य कथन कौन सा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में मद्रास में की गई थी। ठीक है, उसके बाद दिया गया है अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में पटना से की गई थी। तो क्लास यहां पर ध्यान से देखिए, अगर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें, ठीक है, तो ये आपका मद्रास में इसको फाउंड किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में पटना में हुई थी, नहीं, ये पटना में नहीं, ये पंजाब में हुई थी, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही स्टेटमेंट खाली एक है, दूसरा जो है वो आपका गलत है। ठीक है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जब भी हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे और परीक्षा में अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया जो मैं बोलने जा रही हूं, तो आप उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात जब हम करेंगे तो कभी कभी परीक्षा में एक स्टेटमेंट दिया रहता है, जो एनी बेसेंट थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडिंग मेंबर थी। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर थी, तो आप याद रखेंगे नहीं, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडिंग मेंबर नहीं थी, उन्होंने बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया है। ठीक है, वो फाउंडिंग मेंबर्स में से नहीं थी। तो फाउंडिंग मेंबर्स में कौन था वो देख लेते हैं। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, 1875 में, याद रहेगा। ठीक है, मैडम हेलेना ब्लावस्की याद रखेंगे, और अल्काट का नाम याद रखेंगे। ब्लावस्की और अल्काट जो थे वो इसके संस्थापक थे। 1875 में इसकी स्थापना हुई है, मद्रास में हुई है। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए 1889 जब आता है तब एनी बेसेंट इसको ज्वाइन करती हैं। ठीक है, एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की थी, होम रूल मूवमेंट की स्थापना की थी ना। होम रूल मूवमेंट, दो लोगों का होम रूल मूवमेंट चला था, एनी बेसेंट का और बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का, याद रखिएगा क्लास ये सारे पॉइंट्स। तो यहां पर हमेशा याद रखिएगा, कई बार मैंने देखा है, कई परीक्षाओं में देखा है कि बोल दिया जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी, तो वो गलत होता है। इसकी जो स्थापना है उसमें योगदान था ब्लावस्की का और अल्काट का। ठीक है, मैडम ब्लावस्की का और अल्काट का 1875 में। 1889 में एनी बेसेंट इसको ज्वाइन करती हैं। अब एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। चलो, फिर अहमदिया आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे, तो मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया याद रखिएगा, अहमद। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद। इसकी स्थापना कहां हुई थी, पंजाब में हुई थी। ठीक है, और इसे हम कादियानी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। जो प्लेस थी कादियानी नामक स्थान पे इसकी स्थापना हुई थी, उसी प्लेस के नाम पर कादियानी आंदोलन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 6वां प्रश्न देखिए, ब्लैक होल की घटना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो बताइए, ब्लैक होल की घटना का संबंध किससे था, मैसूर के राजा से, अवध के नवाब से, बंगाल के नवाब से, या फिर पेशवा से। तो यहां पर सही उत्तर क्या है, ये जो संबंध था, ये संबंध था बंगाल के नवाब से। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। ब्लैक होल ट्रेजेडी आपको पता है ना, एक कमरे में 146 अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया गया था, और सफोकेशन के कारण ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, मात्र 23 लोग ही बचे थे। उस रूम में बच्चे भी थे, औरतें भी थे, आदमी भी थे, सब लोग थे, और सबको कमरों में बंद कर दिया गया। एक छोटा सा कमरा था जिसके कारण उनको सफोकेशन हुआ, और जब सुबह उस रूम को खोला गया तो ज्यादातर लोग मर गए थे, मात्र 23 लोग ही बचे थे। ये था ब्लैक होल की घटना। अच्छा, ये किसके समय में हुई थी, तो ये भी पूछा जा सकता है, नवाब सिराजुद्दौला के समय में। कब हुई थी, 1756 में हुई थी। अब देखिए, परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी पहले हुई है कि प्लासी का युद्ध हुआ है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए पहले ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई है, उसी के बाद प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में। ठीक है, 1756 में सिराजुद्दौला के समय
ये घटना हुई थी। चलिए, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी? तो हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में, थर्ड में, सेकंड में, या फिर फोर्थ में? तो आपको पता है जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध था, वो हैदर अली के समय में हुआ था और उस समय हैदर अली जीवित थे और इन्होंने अंग्रेजों को हरा भी दिया था। ठीक है, जो सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है उसमें हैदर अली की मृत्यु होती है। तो उत्तर क्या सही है? सी आपका सही उत्तर है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखने के पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्लास, आपके परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, और इसमें बहुत कंफ्यूजन भी होती है स्टूडेंट्स को कि कब कौन था कौन नहीं था। तो वो मैं आपको याद करवा देती हूँ। अगर आप एक चीज याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, वो ये है, आपको बस ये याद रखना है, क्लाइव has cooked corn well। ठीक है, क्लाइव हैज कुक्ड कॉर्न वेल, क्लाइव ने अच्छा भुट्टा भूना है। ठीक है, हिंदी में नहीं याद रखना है, थोड़ा इंग्लिश में याद रखना है, क्लाइव हैज कुक्ड कॉर्न वेल। तो यहां पर देखिए, जब हम क्लाइव की बात करेंगे तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो उस समय वॉरेन हेस्टिंग है। ठीक है, फिर जब हम थर्ड मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो कॉर्नवालिस है, और फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन है? वेलेस्ली है। तो यहां पर देखिए, क्लाइव पहला हो गया फर्स्ट में, फिर उसके बाद हैज से हेस्टिंग याद रखना है आपको। ठीक है, फिर कुक्ड आपको एक एक्स्ट्रा टर्म याद रखना है, कौन से कॉर्नवालिस हो गया तीसरे में, और चौथे में वेलेस्ली हो गया। तो क्लाइव हैज कुक्ड कॉर्न वेल से आपको याद रहेगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ है, तो आप क्लाइव बोल देंगे। सेकंड पूछेगा तो क्लाइव हैज, हेस्टिंग हो गया। ठीक है, थर्ड पूछेगा कुक्ड कॉर्न, कॉर्न भुट्टा, कॉर्न। ठीक है, कॉर्नवालिस हो गया, और वेल, अच्छा, तो वेल से वेलेस्ली हो गया फोर्थ में। अब कभी नहीं भूलेगा। अब यहां पर क्लास एक चीज और पूछी जा सकती है कि ये कब हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, तो आपके दिमाग में ये भी फैक्ट होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है तो होना चाहिए। तो अब याद रखिएगा, 1765 में अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, क्या हुआ है? इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई है। ठीक है, इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई है, कभी भूलेगा? नहीं भूलेगा। इलाहाबाद की ट्रीटी कब साइन हुई है? बक्सर के एक साल बाद। बक्सर कब हुआ है? 1764 में। याद रखिए, 1764 में क्या हुआ है? चलो बताओ, बक्सर का युद्ध हुआ है। 1765 में क्या हुआ है? इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई है। अब 1766 में आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है, और सब में आपको ज्यादातर में दिख रहा है कि क्लाइव है। ठीक है, बीच में क्लाइव कुछ दिनों के लिए चला जाता है, जब बक्सर का युद्ध होता है उस समय क्लाइव भारत में नहीं रहता है, फिर बाद में वो आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्लाइव है। ठीक है, और 1764 बक्सर, फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और फिर 1766 फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध। अब कभी नहीं भूलेगा किसके समय में हुआ है, बताइए किसके समय में हुआ है? क्लाइव के समय में हुआ है। चलो, अब 1780 की जब हम बात करेंगे, 80 की, ठीक है, तो कौन आ गया है? वॉरेन हेस्टिंग आ गया है। ये भी याद रखिएगा, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है इसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई है। कौन सी ट्रीटी साइन हुई है? ट्रीटी ऑफ मद्रास। दूसरे में अगर हम देखेंगे तो यहां पर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और हैदर अली की मृत्यु भी सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध के समय होती है। थर्ड में अगर हम देखेंगे तो यहां पर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुई है। याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम याद रहेगा, मैं मान के चल रही हूं आप लोगों को याद रहेगा। ईयर भी याद रखिएगा, 1766 अब आपको कभी नहीं भूलेगा, इलाहाबाद ट्रीटी के एक साल बाद। फिर उसके बाद 1780 याद रखिएगा, 1780। फिर इसके बाद 1790, एकदम 10 साल का गैप है, याद रहेगा क्लास। ठीक है, और यहीं पर 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि भी साइन हुई है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़े। फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में इस समय देख लीजिए कौन है? वेलेस्ली है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा 1799 में। तो आपको एंग्लो मैसूर युद्ध की जब हम बात करेंगे तो अब आपको कभी भूलेगा बताओ,
मेरे से बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मैम भूल जाता है कि किस समय हुआ है। तो मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को बताया है कि जब आप 1764 में बक्सर के युद्ध की बात करते हैं, 1765 में आप किसकी बात करते हैं, इलाहाबाद ट्रीटी की बात करते हैं, तो इसी के एक साल बाद आप याद रखिएगा 1766 में कौन सा युद्ध हुआ है, एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है। और इलाहाबाद की ट्रीटी के समय क्लाइव था, तो एंग्लो मैसूर युद्ध के समय भी कौन है, क्लाइव है। ठीक है, याद रहेगा आप। ठीक है, मद्रास की ट्रीटी साइन हुई है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सी ट्रीटी साइन हुई है, मद्रास की। कभी भूलेगा नहीं भूलेगा। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे 1780 लिख लेती हूं मैं, फिर यहां पर 1790 लिख लेती हूं और यहां पर 1799 लिख लेती हूं। मुझे सारे उसके याद हो गए। देखिए याद हो जाएगा 6899। ठीक है, फिर यहां पर मैंने क्या बताया, क्लाइव हैज कुक्ड कॉर्न वेल, तो दूसरा कौन है, हेस्टिंग है। फिर तीसरे में कौन है बताइए, क्लाइव हैज कुक्ड कॉर्न वेल, तो कॉर्नवालिस है। और लास्ट में वेलेस्ली है, यहां पर याद रखिएगा। अब आपको पता है इसमें मैंगलोर की संधि हुई है और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरा अब आपको याद हो गया होगा। इसी तरीके से याद रखेंगे ना तो आपको हर पॉइंट याद रहेगा। चलिए 8वां प्रश्न हम देखते हैं क्लास। ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो बताइए, इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग के प्रभुत्व को नकार दिया था, इसने अवतारवाद का खंडन किया था। तो ब्रह्म समाज की अगर हम बात करते हैं तो हमें किसकी याद आती है, राजा राम मोहन रॉय की याद आती है। ठीक है, आत्मीय सभा की जब हम बात करते हैं तो राजा राम मोहन रॉय, पता है ना आपको, ये सब पूछा जाता है तो पता होना चाहिए। पहले आत्मीय सभा आई, उसी को बाद में ब्रह्म समाज कर दिया गया था। तो यहां पर हाँ, ब्रह्म समाज ने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग का खंडन किया था, क्योंकि आपने को पता होगा कि राजा राम मोहन रॉय ने किसके अगेंस्ट बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, सती प्रथा के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं ये पुरोहित वर्ग से ये मतलब उनके द्वारा जो प्रचलन था उसको कुरीतियां मानते थे और उसको सपोर्ट नहीं करते थे। इन्होंने अवतारवाद का खंडन किया था। बताइए, ये भी सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, दोनों ही बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, सबका मालिक एक। ठीक है, तो ब्रह्म समाज एक ईश्वर में विश्वास रखता था। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, यहां पर देख ले, सी आपका सही है। यहां पर देख लीजिए, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज हम कहते हैं, इनका उद्देश्य क्या था, एक ईश्वरवाद। ठीक है, एक ईश्वरवाद। ठीक है, एक ईश्वर है, सबका मालिक एक है, और सही भी है। अगला प्रश्न हम देखें 9वां, वाइकोम सत्याग्रह मंदिर में प्रवेश के लिए किए गया सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह का विरोध किया था। देखिए, वाइकोम सत्याग्रह आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। तो ये स्ट्रगल था, ये सत्याग्रह था फॉर टेम्पल एंट्री, बिल्कुल सही है। एजर्शन, रीजन जो दिया गया है, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह का अपोज किया था, ये आपका गलत है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। यहां पर ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, सी आपका सही उत्तर होगा। अब हम इसकी भी एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूं। जब भी हम केरल के त्रावणकोर की बात करेंगे तो यहाँ पर एक गांव था वाइकोम, यहाँ पर एक मंदिर था। ठीक है, और इस मंदिर में दलितों का प्रवेश जो था वो वर्जित था। दलितों का प्रवेश जो था वो क्या था, वो वर्जित था। दलित वर्ग अलाउ नहीं थे कि वो मंदिर के अंदर एंटर कर सके। तो इसी के लिए कांग्रेस समिति के टी.के. माधवन ने, नाम याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, टी.के. माधवन ने और के कलप्पण ने। ठीक है, के कलप्पण और टी.के. माधवन का नाम याद रखिएगा। इनके नेतृत्व में गांधीवादी आंदोलन चलाया गया था। गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह को फॉलो करके इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, जिसमें कि इनको क्या था कि दलित वर्ग भी मंदिर के अंदर जा सके। और अगर परीक्षा में जो स्टेटमेंट दिया है कि गांधी जी ने इस मूवमेंट का सपोर्ट नहीं किया था, ये गलत है। देखिए, इस आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने केरल की यात्रा भी की थी, याद रखिएगा। याद रहेगा क्लास, जो भी पॉइंट बता रही हूं। ठीक है, यहां पर अवर्णों में एजवा और पुलैया अछूत जाति शामिल थे, ये भी याद रखिएगा। और देखिए, ये मूवमेंट हुआ कब है, 1924 में। कब हुआ है, 1924 में। कौन सा वर्ष चल रहा है, 2024। तो हो सकता है इस बार परीक्षा में पूछ ले।
ठीक है। 1924 में बाइकॉम आंदोलन हुआ है और ये 2024 चल रहा है, तो पूरे 100 साल हुए हैं। तो हो सकता है परीक्षा में प्रश्न पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा, माधवन जी का नाम याद रखिएगा और कलप्पण जी का भी नाम आपको पता होना चाहिए। और गांधी जी ने इसका सपोर्ट किया था, कहां हुआ था? केरल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखें। भारतीय साम्यवादी दल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असत्य कथन हमें चुनना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको चुनना है। चलिए, इसकी स्थापना बंगाल में की गई थी। इस दल का उद्देश्य भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था। तो बताइए क्या बोला गया है? भारतीय साम्यवादी दल की बात यहां पर की गई है। तो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना क्या बंगाल में की गई थी? तो याद रखिएगा, नहीं, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कानपुर में की गई थी। तो ये आपका गलत हो गया। इस दल का उद्देश्य जो था वो पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना था, ये सही है। यहां पर क्या बोला गया है? आपको असत्य कथन बताना है। तो पहला ही खाली आपका सत्य है, दूसरा बिल्कुल सही है। तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं क्लास, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले किस वर्ष में इसका गठन किया गया था? तो 1924 में, याद रखिएगा। अभी वाइकोम आंदोलन की बात हमने की, कब हुआ था? 1924 में हुआ था, ठीक है। ये भी 1924 में ही हुआ है। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कानपुर में 1924 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? सत्यभक्त थे, ठीक है। सत्यभक्त अच्छा नाम है, तो सत्यभक्त इसके संस्थापक थे, ठीक है। इस आंदोलन के दो मुख्य लक्ष्य थे। भारत के लिए पूर्ण स्वराज की प्राप्ति पहला लक्ष्य, और दूसरा ऐसे समाज की स्थापना करना जहां उत्पादन और धन वितरण पर सामूहिक स्वामित्व हो, ठीक है। साम्यवादी है तो क्या बोलेंगे? यहां पर वितरण पर सामूहिक स्वामित्व की बात करेंगे। तो ये दोनों इनका मुख्य लक्ष्य था। याद रखिएगा, 1924 में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कानपुर में हुई थी। किसने की थी? सत्यभक्त द्वारा की गई थी। चलो अगला प्रश्न 2 बार रिपीट कर देती हूं ताकि दिमाग में फीड हो जाए। 11वां, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के दिन निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु हुई थी? तो बताइए, लाला लाजपत राय की, बिपिन चंद्रपाल की, एनी बेसेंट की, या फिर बाल गंगाधर तिलक की? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है बाल गंगाधर तिलक की। जिस दिन असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, आज मैं देख रही हूं मैं बार बार बाल गंगाधर तिलक की जगह लाला लाजपत नाम ले रही हूं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उस समय किसकी मृत्यु हुई है? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई है। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई है? बताइए। इनकी मृत्यु लाठी की वजह से हुई है ना, जब ये लाठी चार्ज हो गया था इनके ऊपर, पता है ना। असहयोग आंदोलन में तो ये थे ही। लाठीचार्ज इनके ऊपर कब हुआ था? जब साइमन कमीशन आया था। जब भारत में साइमन कमीशन आया था उसके विरुद्ध ये लाहौर में प्रदर्शन कर रहे थे, तब लाठीचार्ज हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये तो 1928 का समय हो गया ना, उस समय का हो गया। अभी यहाँ पर 1920 की बात की जा रही है, तो बाल गंगाधर तिलक आपकी सही उत्तर है। डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड 5-6 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है? फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया किसे कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को कहा है गया है। फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा है? तो वैलेंटाइन शिरोल ने कहा है। और क्या पूछा जाता है? और पूछा जाता है कि किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के गरम दल के कौन सा ऐसा नेता था जिन्होंने कभी भी आईएनसी को प्रिसाइड नहीं किया, कभी भी उसके अध्यक्ष नहीं बने? तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा लिखा था, ठीक है। केसरी इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा था? मराठी लैंग्वेज में लिखा था, और जो मराठा था उसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और क्या पूछा जाता है? एज ऑफ कंसेंट की अगर हम बात करें तो इसका विरोध किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो मेनली यही सब प्रश्न आपके बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। एक पूछ लिया जाता है कि होम रूल मूवमेंट की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। और 1916 की अगर हम बात करेंगे, जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है, किसके बीच में? मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये सारे पॉइंट। चलिए अब हाँ, एक और याद आ गया, किसके ऊपर सेडिशन चार्ज लगाया गया था? तो सेडिशन चार्ज जो है वो भी बाल गंगाधर तिलक के ऊपर लगाया गया था, और इसी के चलते इन्हें 6 साल की जेल भी हुई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला देखिए, वर्ष 1924 में गठित मुडीमैन समिति में निम्नलिखित में से किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो बोला गया किसको शामिल किया गया था यहां पर। तो देखिए, भीमराव अम्बेडकर को, मोहम्मद अली जिन्ना को, मोतीलाल नेहरू को या फिर बिपिन चंद्र पाल को। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है मोहम्मद अली जिन्ना को। बी आपका सही उत्तर है। ये भी देखिए 1924 में ही फॉर्म हुई है आपकी, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब जो इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूं। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1924 में सर अलेक्जेंडर मुडीमैन की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी समिति बैठाई गई थी, कमिटी 1924 में। इसमें कौन भारतीय मेंबर शामिल थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इसको बनाया क्यों गया था? तो याद रखिएगा 1919 में एक एक्ट आया था ना, जिसका की नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, जिसमें कि हमने किस चीज की बात की थी? हमने द्विशासन पद्धति की बात की थी, डायरकी की बात की थी, ठीक है। इसी सिस्टम को इंक्वायर करने के लिए, इसी सिस्टम को चेक करने के लिए इस कमिटी का गठन किया गया था। एक बार पढ़ लीजिए। इसका उद्देश्य भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में लागू संविधान में द्विशासन पद्धति के कामकाज की समीक्षा करना था। ये याद रखिएगा, ठीक है। और इस समिति में जो आपके भारतीय सदस्य थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, और कौन कौन थे? सर शिवास्वामी अय्यर, पी परांजपे, फिर तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और विजयचंद मेहता। तो यहां पर ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्लास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी? तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। यहाँ पर इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात की गई है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की गई है, वर्धा प्रपोजल की बात की गई है, सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात की गई है। तो मैं मान के चल रही हूं आपको बहुत नहीं याद होगा, लेकिन तब भी आपको इवेंट तो याद होगा ना, इवेंट याद होगा क्लास। तो देखिए, अगर हम बात करें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो पहले क्या हुआ है आपको पता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया जब नमक सत्याग्रह हुआ, ठीक है। दांडी मार्च हुआ जिसे हम कहते हैं। दांडी मार्च के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। उस समय इंग्लैंड में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आईएनसी का होना जरूरी है, क्योंकि उस समय आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये बहुत ही बड़ी पार्टी है। तो इसी वजह से किसी भी तरीके से आईएनसी आए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है? गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। गांधी इरविन पैक्ट में बोला जाता है कि हमारी कुछ शर्तों को मानिए, हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। तो जो पैक्ट साइन होने के बाद गांधी जी सरोजनी नायडू के साथ और कुछ मेंबर्स के साथ चले जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और भारत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस पर पॉज लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहले हुआ है, उसके बाद सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ है। क्योंकि अब गांधी जी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहां पे मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड की बात कर देता है, जिसकी वजह से गांधी जी नाराज हो जाते हैं और भारत वापस आके आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं कि कम्युनल अवार्ड को हम नहीं वो करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। बाद में पूना पैक्ट साइन होता है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, और यहां पर सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर स्टार्ट हो जाता है, जो पॉज लगा था। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करें तो ये 1940 के समय में हुआ है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद चला है ये मूवमेंट, ठीक है। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता है, जिसमें कि पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा, ठीक है। और जब हम वर्धा प्रपोजल की बात करते हैं तो इसी समय आपका क्विट इंडिया मूवमेंट की हम बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की, ठीक है। फिर बॉम्बे से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो सबसे आखिरी में क्या हुआ है? वर्धा प्रस्ताव हुआ है। तो स्टोरी के फॉर्म में याद रखिए ना क्लास, सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ है। असहयोग आंदोलन के पहले भी अगर हम देखेंगे थोड़ा सा तो क्या हुआ है? रॉलेट एक्ट आया है, रॉलेट सत्याग्रह हुआ है, असहयोग आंदोलन हुआ है ना। असहयोग आंदोलन के बाद हम देखेंगे तो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और अगर हम बीच में देखेंगे तो यहाँ पे
साइमन कमीशन आया है, नेहरू रिपोर्ट बन के तैयार हुई है, लाहौर सेशन हुआ है 1929 का, फिर नमक सत्याग्रह हुआ है। नमक सत्याग्रह के बाद क्या हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया है और यहीं पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 और 2 भी होगी, फिर पूना पैक्ट साइन होगा। इसी तरीके से चल रहा और उसके बाद एक बड़ा इवेंट है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इस तरीके से चीजों को पढ़िए। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो वर्धा प्रपोजल है, सी आपका सही उत्तर है। तो क्लास याद रखिएगा यहां पर 1 मिनट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लें, जो एक बार ध्यान से देखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो 1940 में ये स्टार्ट हुआ। इसके प्रथम सत्याग्रही मैंने आपको बता दिया कौन थे, विनोबा भावे थे। दूसरे कौन थे, लाला लाजपत राय थे। और अगर तीसरा पूछ लिया तो आप ब्रह्मदत्त का नाम बताएंगे। वैसे दूसरा ही पूछता है या तो पहला पूछता है, लेकिन तीसरा भी याद कर लीजिए। प्रश्नों का लेवल बढ़ाया जा रहा है तो ब्रह्मदत्त के बारे में भी याद रखिएगा, इनके बारे में भी, ठीक है, याद रहेगा क्लास। और यहां पर याद रखिएगा जब हम वर्धा प्रस्ताव की बात करेंगे तो ये कब आपका पारित हुआ है, 1942 के समय, जब आपका क्विट इंडिया मूवमेंट अभी आएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़े। आगे बढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से प्रश्न बन सकते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वर्धा प्रस्ताव के बारे में भी मैम थोड़ा बता दीजिए, तो ध्यान से सुनिएगा। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में एक बैठक हुई थी जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। और इस प्रस्ताव में क्या बोला था गांधी जी ने, डू और डाई, करो या मरो का नारा दे दिया गया। मरो, करो या मरो, डू करो या मरो, ठीक है, डू और डाई, ठीक है। चलो, और 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। और 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ, ग्वालियर टैंक के मैदान में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी और करो या मरो का नारा दिया गया था, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और ज्यादातर जो आपके लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, सबको अरेस्ट कर लिया गया था और एक एक जेल में डाल दिया गया था। तब भूमिगत तरीके से जयप्रकाश नारायण ने प्रसारण किया था रेडियो का ना, जेल से भाग के। तो ये सारी चीजें याद रखिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए क्लास, क्या दिया गया है, निम्नलिखित विद्रोहों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अहोम विद्रोह दिया है, पाइक विद्रोह दिया है, रंपा विद्रोह दिया है, ताना भगत विद्रोह दिया है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले पाइक विद्रोह हुआ है, ठीक है, 2 पाइक विद्रोह सबसे पहले हुआ है। अब पाइक विद्रोह कब हुआ है, तो ये 1817 में हुआ है, 1817 में। तो आसान है, पी है, 18 लिखो फिर 17 लिखो, 18 लिखो 17 लिखो, ठीक है। तो पाइक विद्रोह जो है वो 1817 में हुआ है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1828 में आपका कौन सा विद्रोह हुआ, अहोम विद्रोह हुआ है 1828 में। तो 2-1 यहां पर है, तो सी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देख लेते हैं हम लोग सही उत्तर क्या है। सी जो है वो सही उत्तर है। देख लीजिए, जो पाइक विद्रोह है वो उड़ीसा में हुआ है, 1817 में हुआ है और बक्सी जगबंधु के समय में हुआ है। फिर अहोम विद्रोह जो है वो 1828 में हुआ है। कब हुआ है, 1828 में। रंपा विद्रोह 1879 में। और यहां पर नेतृत्व किसने किया था, आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ था सीताराम राजू ने। और ताना भगत विद्रोह 1914 में हुआ है, जतरा भगत द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो याद रखिएगा, रंपा याद रखिएगा ना, तारा रंपम। तो यहां पर 1817 याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। पाइक विद्रोह याद रहेगा। फिर अहोम 1828। देखो यहां 18 और 17 है, यहां पर 18 है, फिर 28 है, अहोम हो गया, ठीक है। फिर यहां पर 1879 है, यहां पर 1914 है, याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ने किस वर्ष मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। ये प्रश्न तो मैंने कई बार डिस्कस किया है, बता दीजिए मुझे अब। 1912 नहीं, 1903 नहीं, 1910 नहीं, 1908 में। तो
तो याद रखिएगा जो मुजफ्फरपुर कांड हुआ है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वाला, वो आपका कब हुआ है? वो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के 1 साल पहले हुआ है। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया है? 1909 में आया है। उसके पहले 1908 में ये मुजफ्फरनगर कांड हुआ है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस वाला। याद रहेगा, जिसमें क्या हुआ था, जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने तो गोली मार ली थी, और जो खुदीराम बोस थे इनको अरेस्ट कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था, और बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले ये पहले युवक थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न में देखूं तो यहां पर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडिया ट्रेवल अवार्ड द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो बताइए, बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड इंडियन ट्रेवल अवार्ड द्वारा किसको दिया गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, बी नेताजी भी नहीं, गोपीनाथ भी नहीं, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरा है वो कहां खोजा गया है? वो खोजा गया है, दूसरा सबसे बड़ा हीरा दूसरा है, ठीक है, तो वो खोजा गया है बोत्सवाना में। सी आपका सही उत्तर है। अब जल्दी से हम एक बार बोत्सवाना को मैप में देख लेते हैं, आप लोगों को याद रहेगा। ये आपको अफ्रीका का मैप दिख रहा है, क्लास दिख रहा होगा ना, अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बोत्सवाना आपको दिखेगा। बोत्सवाना से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये चारों तरफ से किससे घिरी हुई है? ये चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है, कहीं पर भी नदी वदी नहीं है, अरे वो नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, याद रखिएगा। और बोत्सवाना में दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड हमें मिला है। और एक चीज और, अगर बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और नाम्बिया वाला रीजन आप देखेंगे ना, इधर मेनली नाम्बिया और बोत्सवाना रीजन, तो यहां पर हमें कालाहारी डेजर्ट मिलता है। परीक्षा में पूछा जाता है कालाहारी डेजर्ट के बारे में, तो इसी रीजन में कालाहारी डेजर्ट भी मिलता है। याद रहेगा? हाँ याद रहेगा, मैं मान के चल रही हूं, आप लोग को याद रहेगा। देखो यहां पर भी तो है बोत्सवाना, दिख रहा है, और गैबोरोन, गैबोरोन जो है वो इसकी कैपिटल है। क्या है? गैबोरोन। इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने ग्रैब कर लिया, ग्रैबो कर लिया, तब भी रो रहे हैं कि दूसरा सबसे लार्जेस्ट हीरा मिला है गैबोरोन। गैब करने के बाद भी, लेने के बाद भी गैबोरोन रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो गैबोरोन करके याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 23 अगस्त 2024 को किस देश में किस क्रम का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है? सॉरी, यहां पे बोला गया किस 23 अगस्त 2024 को देश में किस क्रम का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है? तो बताइए, दूसरा है कि तीसरा है कि पहला है कि चौथा है? तो आपको पता होना चाहिए, आज से इस डेट को याद रख लीजिएगा कि 23 अगस्त को हम हर साल नेशनल स्पेस डे मनाएंगे अब से। तो ये पहली बार मनाया गया था, फर्स्ट था, ठीक है। तो कौन सी डेट है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, 23 अगस्त। कभी भूलोगे नहीं, भूलोगे। 23 अगस्त को हमने नेशनल स्पेस डे अब हम मनाएंगे। तो देखिए 23 क्यों मनाएंगे ये भी ध्यान में रखिए। यहां पर देखिए 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रयान पर उतरने वाला चौथा देश और दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला देश बना था, ठीक है। इसी वजह से 1 साल पूरे हुए हैं, हमने 23 अगस्त से डिसाइड किया है कि हम नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। और पूछा जाएगा फर्स्ट नेशनल स्पेस डे की थीम क्या है? थीम क्या है? तो देखिए, चंद्र के स्पर्श से जीवन की अनुभूति, भारत की अंतरिक्ष गाथा। चंद्र के स्पर्श से जीवन की अनुभूति, हमने चंद्र को स्पर्श कर लिया, साउथ पोल को स्पर्श कर लिया ना, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत की अंतरिक्ष गाथा, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त डेट याद रखनी है, क्यों मनाएंगे, और ये भी याद रखना है कि क्या थीम थी। भारत की अंतरिक्ष गाथा, हमने चंद्र के स्पर्श से जीवन की अनुभूति कर ली है। वो एक चला था ना, एक प्यारा सा कार्टून था जिसमें चंदा मामा के पास राखी लेके बच्चा जा रहा था, तो उस समय रक्षाबंधन भी था, तो हुआ मामा के पास राखी पहुंच गई। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं, अच्छा कार्टून था। चलो 19वां प्रश्न देखें। हाल ही में विश्व की सबसे उम्रदराज महिला मारिया ब्रानियास, मारिया है सबसे उम्रदराज, नाम आसान है तो याद रहेगा, मारिया ब्रानियास, ठीक है।
का निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित थी? हो सकता है ऐसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा उम्र दराज महिला जो अभी हाल ही में मरी है उनका क्या नाम था, तो आप मारिया याद रखिएगा। तो अब यहां पर तो पूछा गया है वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो जापान से नहीं, नाम्बिया से नहीं, फिनलैंड से नहीं, यूएसए से। तो बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ ऐसा तो एक्सप्लेन करना नहीं है इसमें। कितने वर्ष की थी, तो ये देख लीजिए एक बार, 117 वर्ष और 168 डेज की थी, लेकिन नहीं पूछेगा इतना, जो बताया गया बस उतना ही। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है? बताइए किस यूरोपियन देश ने बोला है कि हम कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस री इंट्रोड्यूस करेंगे? तो क्रोएशिया, फिनलैंड, पोलैंड या फिर यूक्रेन। तो यहां पर आपका सही उत्तर है क्रोएशिया। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अगर आप क्रोएशिया देखेंगे तो देखिए क्लास, यहाँ पर इटली है, मैंने कितनी बार आपको बताया है, इटली के इधर टाइरेनियन सी है, इधर अगर आप देखेंगे लिखा नहीं है, आयोनियन सी है। ठीक है, और फिर इधर आप देखेंगे तो एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी के ऊपर ही इधर के रीजन में आपको क्रोएशिया मिलेगा। याद रहेगा, याद रहेगा। तो क्रोएशिया है, क्या है, क्रोएशिया ने री इंट्रोड्यूस किया है कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस को। ए आपका सही उत्तर है। अगला हम देखें, मैप में भी दिखाते चल रहे ताकि आपको थोड़ा रीजन भी याद रहे। ए सही उत्तर है। अगला, हाल ही में मैनुअल ओसा न्यूसुआ, ठीक है, पढ़ लेना, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? अब बस मैनुअल याद रखो, ठीक है, इतना नहीं, मैनुअल याद रखो, मैनुअल ओसा, ठीक है, मैनुअल ओसा, ठीक है, हैज बीन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो बताइए कहां के? भूमध्य रेखीय गिनी की, इक्वेटोरियल गिनी के, सेनेगल के, नाइजीरिया के, लाओस के। ठीक है, तो जो मैनुअल है ना, मैनुअल जो है वो इक्वेटोरियल गिनी के, भूमध्य रेखीय गिनी के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, मैनुअल गिनी, मैनुअल गिनी, मैनुअल गिनी, बस इतना, मैनुअल गिनी। ठीक है, तो याद रहेगा। चलो अब यहां पर देख लो, गिनी भी देख लो एक बार, याद रहेगा। इक्वेटोरियल गिनी ये रहा, ये कौन दिख रहा है आपको? ठीक है, इधर नाइजीरिया दिख रहा है, इधर गिनी है। ये याद रखिएगा, ये किस कॉन्टिनेंट में है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है इक्वेटोरियल गिनी। परीक्षा में ऐसे भी पूछ लेता है, ये कौन सी कंट्रीज में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नहीं है। तो इक्वेटोरियल गिनी जब दिया रहता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई ना क्लास? चलिए अगला प्रश्न देख ले हम। मैनुअल गिनी, बस इतना याद रखो। 22वां प्रश्न, चलो 22वां प्रश्न, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन हमें चुनना है नेशनल जियो साइंस अवार्ड के बारे में। ठीक है, इस पुरस्कार को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा प्रदान किया गया है। दूसरा आपको दिया गया है आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को दिया गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो नेशनल जियो साइंस अवार्ड है ना, वो लाइफ टाइम अवार्ड इन्होंने किसको दिया है? तो धीरज मोहन बनर्जी को दिया है। अब जीवन में जो धीरज रखता है ना, उसे ही लाइफ टाइम अवार्ड मिलेगा। लाइफ टाइम अवार्ड किससे मिलेगा? जिसके जीवन में थोड़ा धीरज है, तो धीरज रखना सीखो। तो धीरज मोहन बनर्जी को नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। इसको किसके द्वारा दिया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा। तो ये आपका गलत है, यहां पर क्या बोला गया है? चूज द करेक्ट, तो ओनली बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर किस मंत्रालय द्वारा, मैंने अर्थ साइंस बोला है उसको काट देना। ठीक है, यहां पर खान मंत्रालय द्वारा, ठीक है, ने वर्ष 2023 के लिए 12 पुरस्कारों का चयन किया है, जिसमें कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है और ये धीरज जी को मिला है। ये याद रखिएगा क्लास, इसको प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। मैं फिर आपको बता रही हूं किस मंत्रालय द्वारा दिया गया है, खान मंत्रालय द्वारा दिया गया है। किसने दिया है? तो हमारे राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न देखिए, नजरायन पक्षी अभ्यारण्य, काजू वेली अभ्यारण्य और तवा जलाशय को हाल ही में किस सूची में शामिल किया गया है? तो नजरायन बर्ड सेंचुरी, काजू वेली और तवा रिजर्वॉयर की हम बात कर रहे हैं। तो इन तीनों को किसमें? रामसर साइट में जोड़ा गया है। याद रहेगा,
ठीक है, जिसमें से नजरायन जो है और काजूबेली जो है ये दोनों तमिलनाडु में है और तवा कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। तो उत्तर क्या सही हो गया, डी आपका सही उत्तर हो गया, याद रहेगा क्लास। हाँ, और यहां पर अब अगर हम देखेंगे तो रामसर स्थलों की संख्या क्या हो गई है, 85 हो गई है, ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर है, तमिलनाडु में है, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक संख्या कहां पर है, तमिलनाडु में 18 रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, ठीक है। अब हम लोग यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि उत्तर प्रदेश में कौन से 10 रामसर साइट्स हैं। तो जल्दी से मैं तुम लोगों को रिवाइज कराने जा रही हूं, सुन लो, ठीक है। भगवान से प्रार्थना करो जो मैम पढ़ा रही है इसी में से प्रश्न पूछ ले। तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, ध्यान से सुनना, याद हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। मैंने आपको बताया था संत कबीर नगर के बारे में, तो कबीर जी को खीरा खाना बहुत पसंद था, बताया था ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले मैंने यही बता दिया आपको, तो बखीरा, जब हम बखीरा की बात करते हैं तो ये कहां पर है, ये संत कबीर नगर में है। बखीरा खीरा पसंद था तो संत कबीर नगर में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था सम्मान पाना, सम्मान पाना, जो मैन लोग हैं ना, ये आदमी लोग मैन है ना, इनको सम्मान पाना बहुत अच्छा लगता है। अगर इनको सम्मान ना दो तो इनका ईगो हर्ट हो जाता है। तो सम्मान कहां पर, मैनपुरी में, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, ये सम्मान बर्ड सेंचुरी कहां पर है, मैनपुरी में, याद हो गया। कबीर जी को खीरा खाना पसंद है तो बखीरा, संत कबीर नगर। सम्मान किसको पसंद है, मैन लोगों को, तो मैनपुरी हो गया, ये याद रखिएगा। फिर सुर सरोवर, सुर कहां पर लगता है, सुर हमेशा आगरा में लगता है, तो वो आगरा हो गया, सुर सरोवर आगरा हो गया, ठीक है। फिर सरसाई, सरसाई जो है वो इटावा में है, ठीक है, इटावा में। तो मैंने आपको बताया साईं बाबा को आप देखेंगे तो हमेशा ईटे पे बैठे रहते हैं, ठीक है। तो सरसाई इटावा, इटावा, ठीक है, इटावा पे, एटा में मत कंफ्यूज हो जाना, इटावा की ही बात कर रही हूं, ये भी याद हो गया होगा। नवाबगंज, नवाबगंज देखेंगे तो उन्नाव में है, उन्नाव में। अब देखो नवाब लोग के सामने ही तो वाला गाना चलता था, उन आंखों की मस्ती में ना, तो उन्नाव में, ठीक है, उन्नाव में नवाबगंज, याद रहेगा। अब ऐसे याद रखिएगा। फिर समसपुर की हम बात करेंगे तो ये रायबरेली में है, ठीक है। पार्वती अर्गा की हम बात करेंगे तो गोंडा में, परीक्षा में पूछा गया है। सांडी की हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि सांड को देख के तो लोग हार मानी जाते हैं, तो सांडी पक्षी विहार कहां पर है, हरदोई में है, तो याद हो गया। कबीर जी को क्या पसंद है, खीरा पसंद है, तो बखीरा कहां पर है, संत कबीर नगर में, ठीक है। सांड को देख के तो लोग हार माने जाते हैं, तो सांडी कहां पर है, ये आपका हरदोई में है, ठीक है। फिर आदमी लोगों को, मैन लोगों को सम्मान पसंद है, तो सम्मान बर्ड सेंचुरी कहां है, मैनपुरी में है। फिर सुर कहां लगता है, आगरा में लगता है, तो सुर सरोवर कहां पर है, आगरा में है, ठीक है। सरसाई की बात करेंगे, साई ईटा पे बैठे रहते तो इटावा में सरसाई हो गया, ठीक है। उन्नाव में कहां पर, उन्नाव, उन आंखों में, ठीक है। तो ये मेनली नवाबों के समय गाया जाता था ना, तो नवाबगंज में ये हो गया। यहाँ पर अपर गंगा रिवर हो गया और हैदरपुर, ये आपको बिजनौर में दिखेगा। इतनी चीजें याद हो गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। क्लास बताना जरूर कि क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, ठीक है। हम लोग भी जब कुछ स्टडी करते हैं आप लोगों के लिए, तो दिमाग में हमेशा ये रहता है कि किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को याद करा दिया जाए, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक लगा के बस आना है। मेंस में तो आपको याद होना चाहिए। अब ये थोड़े लिख के आओगे उन आंखों में, ठीक है, या फिर ऐसे सांड के सामने हार मान ली, तो नहीं, तो उसमें तो याद होना चाहिए। लेकिन अभी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग ज्यादातर ट्रिक आपको बता रहे हैं। चलिए 24वां क्वेश्चन जो है वो है, अगस्त 2024 में किस कंपनी द्वारा पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च किया गया है, पोलारिस डॉन मिशन को, ठीक है, लॉन्च किया गया है। बताइए, डेयर्स पोलारिस डॉन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पोलारिस डॉन मिशन को। तो याद रखिएगा, ये जो है वो नासा द्वारा नहीं, इसरो द्वारा नहीं, चीनी अंतरिक्ष नहीं, स्पेस एक्स द्वारा, ठीक है। तो डी आपका सही उत्तर है, पोलारिस डॉन, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डी सही उत्तर है। 25वां प्रश्न, दिए गए कथनों में से असत्य कथन को हमें चुनना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें चुनना है।
भारत का पहला अनाज एटीएम खंडवा में स्थापित किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना की स्थापना भुवनेश्वर में स्थापित की गई है। तो यहाँ पर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया फर्स्ट ग्रेन एटीएम की बात की गई है। तो इंडिया का जो पहला ग्रेन एटीएम है वो खंडवा में स्थापित किया गया है? नहीं, ये गलत है। नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है वो भुवनेश्वर में? नहीं। अगर नॉर्थ इंडिया वाले की बात करें हम तो ये ओमकारेश्वर रीजन में आपका एमपी में एस्टैब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल गलत है, फॉल्स ही पूछा गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो अब आपको कभी नहीं भूलेगा। दोनों ही स्टेटमेंट गलत थे, क्लियर है। अब देखिए, जब हम बात करें इंडिया का पहला ग्रेन एटीएम की बात कर रहे हैं तो वो कहां पर एस्टैब्लिश किया गया? हरियाणा में, गुरुग्राम में। ठीक है, फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट ग्रेन एटीएम बाय हरियाणा गवर्नमेंट इन गुरुग्राम। याद रहेगा, पहला ग्रेन एटीएम कहां पे? बताओ, हरियाणा के गुरुग्राम में। याद रखिएगा। द मशीन का नाम क्या है? अन्नपूर्ति नाम है इसका। ठीक है, अन्नपूर्ति नाम है। और इनिशिएटिव किसका है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। इनिशिएटिव किसका है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। ठीक है, नाम क्या है? अन्नपूर्ति नाम है। पहला ग्रेन एटीएम है। याद रखिएगा, 70 kg ऑफ ग्रेन्स विद इन 7 to 5 मिनट्स आपको ये दे देगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। फिर हमने फ्लोटिंग सौर परियोजना की बात की तो वो ओमकारेश्वर में स्टार्ट हुआ है। कहां पर? यहां पर ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में स्थित है। अच्छा, यहां पर तो खंडवा ही दिया था। एक बार देख ले क्लास हम इसको। उत्तर भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, सौर परियोजना की स्थापना भुवनेश्वर में। अच्छा, पहले वाले में खंडवा दिया था, ठीक है, एटीएम वाले में, तभी हमने उसको कैंसिल किया था। दूसरे वाले में भुवनेश्वर दिया था, तो क्लियर हो गया होगा। तो ओमकारेश्वर के खंडवा रीजन में आपकी सौर परियोजना लाई गई है। और जब हम बात करेंगे भारत के एटीएम की तो गुरुग्राम के, कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, अन्नपूर्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहां से प्रश्न बन सकता है। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आइडियाज फॉर लाइफ की पहल की शुरुआत की गई है? तो बताइए, आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? आईआईटी कानपुर द्वारा, आईआईटी खड़गपुर द्वारा, आईआईएम इंदौर द्वारा या फिर दिल्ली द्वारा? तो यहां पर आइडिया फॉर लाइफ दिख रहा होगा। क्लिक हेयर, आइडिया फॉर लाइफ। यहाँ पे लाइफ लिखा है, यहाँ पर आपका माई गवर्नमेंट लिखा है। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? आईआईटी दिल्ली द्वारा। डी आपका सही उत्तर है। ऐसे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आइडिया फॉर लाइफ दिल्ली द्वारा, ठीक है, यहाँ पे देखिए आईआईटी दिल्ली द्वारा शुरू की गई है। इस पहल के तहत पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचार आमंत्रित किए जाएंगे। आइडिया फॉर लाइफ मिशन के 7 विषयों को शामिल किया जाएगा, जैसे जल बचाओ, ऊर्जा बचाओ, कचरा मत बनाओ, ठीक है, ई कचरे को, ये सब चीजें। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिडबी, बताओ सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। हाल ही में मनोज मित्तल को इसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेश नियुक्त किया गया है। ठीक है, मनोज जी को सिडबी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है। एकदम सही है, मनोज जी ही है। ठीक है, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी? नहीं, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ठीक है, तो ये आपका गलत है। हमें क्या बताना है? विद रेफरेंस टू करेक्ट स्टेटमेंट। तो केवल एक सही है। ठीक है, खाली मनोज जी वाला ऑप्शन सही है। तो ये आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, 1990 में सिडबी की स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहां पर है? लखनऊ में है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसके द्वारा विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है? तो बताइए, वर्ल्ड फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा या फिर ग्रीन पीस इंटरनेशनल द्वारा? तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। वर्ल्ड फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2024 जो है वो जारी किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। और इनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें फर्स्ट रैंक किसको मिली है? उसमें फर्स्ट रैंक चाइना को मिली है। ठीक है,
याद रखिएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे नंबर पे भारत है, 2.66 लाख हेक्टेयर भारत में वन है। ये FAO है, भूल, क्योंकि देखिए यहां पर खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा इसे जारी किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द्विवार्षिक है। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024, इसमें क्षेत्रफल के अनुसार चाइना पहला है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर हमारा भारत है। ठीक है, चाय 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 पी लो सब लोग, थक गया होगे, चाय पी लो। तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है। FAO याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, 29वां प्रश्न, जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट में किसके साथ हस्ताक्षर किया है? ब्राजील के साथ नहीं, मॉरिशस के साथ नहीं, ग्रेट ब्रिटेन के साथ नहीं, USA के साथ। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, 1 मिनट में देख लो आप लोग का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। चलो, तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहां पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखें, अगला प्रश्न, हाल ही में किस जगह पर स्थित सेंट हेलारियन मठ को विश्व धरोहर स्थलों के यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को में किसको शामिल किया गया है बताइए? यहां पर बोला गया है सेंट हेलारियन मोनेस्ट्री। ठीक है, सेंट हेलारियन मठ की बात की गई है, तो ये यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है। ये कहां पर है ये पूछा गया है। तो कीव में है, गाजा पट्टी में है, यरूशलेम में है या तेल अवीव में है? तो याद रखिएगा, सेंट हेलारियन मोनेस्ट्री जो है वो गाजा पट्टी में है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। ये देख लीजिए, फोटो देख लीजिए, याद रहेगा। ठीक है, अब एक चीज की और फोटो दिखाऊंगी मैं, पिक्चर आप लोगों को दिखाऊंगी गाजा पट्टी की, गाजा स्ट्रिप की। ये आपको गाजा स्ट्रिप दिख रही है, इधर आपको इजराइल दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, इधर क्या है, ये क्या है, इजराइल है। ठीक है, इधर आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रही है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये वाला जो है ये इजराइल है, ये वेस्ट बैंक है, न्यूज में रहता है। यहां पर गाजा पट्टी है, इधर की तरफ आप देखेंगे इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, मेडिटेरेनियन सी है, लेबनान है। बस आप ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लें। नहीं, अगले प्रश्न के पहले हमारे लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ग्रेवयार्ड ऑफ असम रॉयल्स आर नाउ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, मोइडम्स जो है ईस्टर्न असम में, वो 700 साल पुराने, ठीक है, क्या है, ग्रेवयार्ड है अहोम डायनेस्टी के, जिसको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो पूछा जा सकता है भारत में किसे शामिल किया गया है, तो आप याद रखेंगे मोइडम को। ठीक है, कुछ इस तरीके के ग्रेवयार्ड सही है, दिख रहा है आपको, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, मोइडम को। ठीक है, असम के अहोम से रिलेटेड है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 31वां प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा नवीनतम AI लामा 3.1 पेश किया गया है? तो लामा 3.1 को किसके द्वारा पेश किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं, ठीक है, गूगल द्वारा नहीं, IBM द्वारा नहीं, मेटा द्वारा पेश किया गया है। यहाँ पे देख लो, ये फोटो है लामा 3.1 की, यहाँ पे मेटा लिखा हुआ है। अब तो फेसबुक का नाम भी मेटा हो गया है ना, तो ये है। ठीक है, अब कभी नहीं भूलोगे, इतना प्यारा सा चेहरा देखने के बाद पूछेगा तो खट से टिक लगा के आओगे, ये तो हमको आता है, जैसा इसका चश्मा वैसा नाम, मेटा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्लास क्या है, 32, खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास, खान क्वेस्ट है, क्वेस्ट नहीं, क्वेस्ट, खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज? तो बताओ, भारत जापान के बीच में नहीं, चाइना के बीच में, चाइना मंगोलिया के बीच में नहीं, भारत और मंगोलिया के बीच में खान क्वेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ है। डी आपका सही उत्तर है, याद रहेगा क्या सही उत्तर है, डी आपका सही उत्तर है। मंगोलिया हम लोग देख लें, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री आपको दिख रही है, मंगोलिया इधर दिख रही है ना, तो ये यहां पर इंडिया और भारत के बीच में इंडिया और भारत के बीच में नहीं, इंडिया और मंगोलिया के बीच में खान क्वेस्ट हुआ है, याद रखिएगा। चलिए, और कहां पर अगर हुआ है पूछेगा तो ये मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में हुआ है। ठीक है, उलान बटार में। चलो अगला प्रश्न,
एस्टोनिया के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असत्य कथन हमें चुनना है। एस्टोनिया जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ध्यान दीजिएगा क्लास, क्या दिया गया है, एस्टोनिया जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है। हाल ही में क्रिस्टिन मिशेल को एस्टोनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले हम एस्टोनिया देख लेते हैं। यहां पर देखिए बाल्टिक सी दिख रही है, ठीक है, बाल्टिक सी में इधर की तरफ देखेंगे लाटविया के ऊपर एस्टोनिया दिखेगा, ठीक है। टॉलिन, टॉलिन इसकी राजधानी है। एस्टोनिया, एस्टोनिया टोनिया की टॉल है, टोनिया जो है वो टॉल है, तो टॉलिन इसकी राजधानी है। तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है नहीं, बाल्टिक सी दिख रही है ना, लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। काट दिया। क्या बोला गया, असत्य कथन। सबसे पहले ये देख लिया जाए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है, तो पहला तो इनकरेक्ट है। जो आपके क्रिस्टिन मिशेल हैं, क्रिस्टिन मिशेल, वो इसकी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई है, तो ये बिल्कुल सही है। सही है ना, हाँ। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, केवल एक, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। क्रिस्टिन मिशेल जो है वो एस्टोनिया की पीएम अपॉइंट की गई हैं, और एस्टोनिया की राजधानी क्या है, राजधानी है टॉलिन, ये याद रखिएगा। यहां पर गलत केवल एक है, सही, ए आपका सही उत्तर था। चलो अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो बताइए मोंगला बंदरगाह कहां पर स्थित है, म्यांमार में, ईरान में, यमन में, बांग्लादेश में। तो ये बांग्लादेश में स्थित है मोंगला पोर्ट, ठीक है। यहां पर मोंगला पोर्ट अगर आप देखेंगे बांग्लादेश दिख रहा है, ठीक है, और ये मोंगला पोर्ट है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल के ऊपर इधर आप जाएंगे तो आपको मोंगला पोर्ट मिलेगा। अब याद रहेगा मोंगला पोर्ट कहां पर है, बता दो, बांग्लादेश में, बे ऑफ बंगाल के ऊपर थोड़ा सा मोंगला पोर्ट है। चलो अगला हम देखते हैं, हम देखते हैं 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न क्या है, हिम तेंदुओं की स्थिति जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुए रहते हैं। तो सबसे अधिक तेंदुए कहां रहते हैं, सबसे अधिक तेंदुए जो हैं वो लद्दाख में रहते हैं। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो वो कहां पर है, वो लद्दाख में है। डी एकदम सही उत्तर है, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिए। अच्छा क्लास, यहां पर अगर आपसे पूछे कभी कि SPAI जो प्रोग्राम है, SPAI स्पाई जो प्रोग्राम है, ये किससे रिलेटेड है, तो आप याद रखेंगे स्नो लेपर्ड से रिलेटेड है ये, ठीक है, स्नो लेपर्ड से। इसका फुल फॉर्म ही है, यहां पर देखिए, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा क्या है, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। हो सकता है पूछ ले SPAI क्या है, ठीक है, तो आपसे पूछ ले ये अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला कोई यान है, या फिर स्नो लेपर्ड है, या फिर कोई AI है से रिलेटेड कुछ चीज है। तो अभी इस समय AI चल रहा है, तो SPAI लिखा रहेगा तो आपको लगेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, लेकिन आपको अब नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ऐश्वर्या मैम ने बता दिया है SPAI जो है वो स्नो लेपर्ड असेसमेंट है, ठीक है, इन इंडिया। ये अगर हम देखेंगे हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है, तो 7-8 में डिफरेंस कितना होता है, 1। 7 और 8 में कितना डिफरेंस होता है, 1 का डिफरेंस। तो 7, 1, 8 जो है वो इनकी पॉपुलेशन है, इतने हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे लद्दाख में है 477, ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर है, लद्दाख में है। टोटल कितने हैं, 718। 7 और 8 के बीच में 1 का अंतर होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा 477 है लद्दाख में। लद्दाख के बाद उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू में, ठीक है, याद रखिएगा। यही कुछ ऐसे जगह हैं, ठीक है, स्टेट्स हैं जहां पर आपको स्नो लेपर्ड्स मिलेंगे, और कहीं आपको स्नो लेपर्ड्स नहीं मिलेंगे। तो ठंडी एरिया में रहेंगे लद्दाख, याद रखिएगा, उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। लद्दाख के बाद क्या है, उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या है, जम्मू है। तो लुहास, लुहास, ठीक है, लुहास कहना घर पे जाके आज मम्मी से, लुहास, ठीक है। तो 2-3 बार बोलना लुहास, लुहास। जब एक थप्पड़ पड़ जाएगा लुहास क्या है, तो बता देना कि लद्दाख में, ठीक है, उत्तराखंड में, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे सिक्किम, मैम भूल गई, अब लुहाज हो जाएगा, लुहाज, ठीक है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बाद सिक्किम है, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर है, तो लुहाज याद रखिएगा आप, ठीक है, याद रहेगा ना क्लास, लुहाज से। चलो तो घर में 2-3 बार बोल लेना, खाने पीते सोते समय खुद ही याद हो जाएगा। और 7 और 8 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया। क्या क्या याद रखोगे, स्पाई याद रखोगे, ठीक है,
स्नो लेपर्ड से रिलेटेड है। फिर 7 और 8 के बीच में 1 का अंतर होता है 718। सबसे ज्यादा कहां पर है, तो मैं तो पूरा बताऊंगी, 1 नहीं बताऊंगी आपको, तो याद रहेगा। लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर ये सिक्किम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। चलो, हाल ही में किस अनुसंधान संस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार मिला है, तो बता दीजिए। बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड किसको मिला है? सेंट्रल जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट को, सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट को, इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट को, या फिर इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट को। तो यहाँ पर इंडियन स्पाइस मसाला अनुसंधान संस्थान को मिला है। भारत में बहुत मसाला लोग खाते हैं, तो सी आपका सही है। और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये केरल के कोझिकोड में है, ये भी याद रखिएगा। भारत में मसाला बहुत खाते हैं, इसी वजह से बेस्ट इंस्टीट्यूट दे दिया गया है, और मसाला केरल में खाया जाता है। चलो अगला, भारत के यूकी भांवरी और किसके साथ मिलकर स्विस ओपन 2024 का युगल खिताब जीता है? ठीक है, यूकी भांवरी की बात की गई है, जो भारत से बिलोंग करती हैं। इन्होंने किसके साथ मिलकर स्विस ओपन जीता है, तो बताओ। अल्बानो के साथ, फ्रेबिस के साथ, यूगो के साथ, या फिर नुबान के साथ? तो यूकी ने बानो के साथ, यूकी ने बानो के साथ। मेरी बहन वहन में हम लोग यहाँ पर बहुत बहन बोलते हैं, अरे बहन बानो, ठीक है, बहन बानो। तो यहाँ पे यूकी ने बानो के साथ मिलकर स्विस ओपन 2024 जीता है। यूकी बानो, ठीक है। तो बानो, बी से बहन, बी से बानो, तो ए आपका सही उत्तर है, याद कर लो। तो भारत के यूकी भांवरी ने फ्रांस के अल्बानो के साथ मिलकर स्विस ओपन 2024 जीता है। बस याद रखना है ना, मेंस में तो लिखना नहीं है, कोई पूछेगा तो है नहीं, टिक लगा के आना। तो किसी भी तरीके से बानो बहन कुछ भी, अल्बानो करके याद कर लो। फिर इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया है, तो फ्रांस के। ये भी एक बार परीक्षा में पूछ लिया गया था, बेचारे बच्चे रट के गए थे कौन जीता, अब पूछ लिया गया किसको हराया, और जिसको हराया वो किस देश से बिलोंग करता है। अब बताओ, तो गलत बात होती है ना, इसका समर्थन तो मैं भी नहीं करती हूँ, लेकिन क्या करूं, इसके अगेंस्ट नहीं जा सकती हूँ, ठीक है, लेकिन समर्थन नहीं करती मैं। ये कौन सी बात होती है, विजेता को रट के गया, बेचारे बच्चे 1 महीने से रट रहे थे, पूछ लिया किसको हराया, और जो हराया वो किस देश से बिलोंग करता था। अरे हराया तो हराया, किस देश से बिलोंग करता था ये कौन याद करेगा। तो तुम लोग मत परेशान हो, बस बता रही हूँ। यूकी बानो याद रखोगे, ठीक है। इन्होंने हराया किसको है, फ्रांस के फेब्रिस मार्टिन को और उगो हम्बर्ट। उगने नहीं दिया इन्होंने, ठीक है, इन्होंने उगने नहीं दिया फेब्रिस को, मार्टिन को। चलो अगला देख लो। उत्तर प्रदेश राजधानी क्षेत्र, स्टेट कैपिटल रीजन की बात की गई है। निम्नलिखित में से किस जिले को शामिल नहीं किया जाएगा? अब देखिए क्लास, जैसे हमारे यहाँ नेशनल कैपिटल रीजन है, एनसीआर, हम दिल्ली की बात करते हैं, वैसे स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर की बात की जा रही है, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो जितने भी आपके लखनऊ के नेबर्स हैं वो सब इसमें है, ठीक है। अब इसमें नेबर बिल्कुल सटा हुआ कौन सा नहीं है, तो अमेठी नहीं है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार देख लो मैप, अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है, ये लखनऊ दिख रहा है, ये लखनऊ दिख रहा है, ठीक है, डिकोड एग्जाम की टीम वाला, ये लखनऊ दिख रहा है जहां पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, डिकोड एग्जाम जहां रहता है। चलो, तो यहां पर इसके बगल में आप देखोगे तो सीतापुर मिल गया, बाराबंकी मिल गया, ठीक है, ये तो लखनऊ ही हो गया, रायबरेली है, उन्नाव है और हरदोई है, ठीक है। तो याद रहेगा उन्नाव, ठीक है, यहां से देखिए उन्नाव है, रायबरेली है, बाराबंकी है, सीतापुर है, हरदोई है और लखनऊ तो है ही है एससीआर में। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में शुरू की गई देश की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन का नाम क्या है? तो पहली नारकोटिक्स हेल्पलाइन का नाम क्या है? निर्भय नहीं, हेल्थ नहीं, मानस है, ठीक है, मानस है। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन जो लॉन्च हुई है उसका नाम मानस है। बी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए क्लास, 40वां प्रश्न। प्रोजेक्ट अस्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। तो ध्यान से सुनिएगा। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द गर्ल्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट।
इस प्रोजेक्ट की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई है। एकदम सही है ये। इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थाओं में लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करना ही नहीं, यहाँ पर इसका जो अस्मिता का जो वो है मतलब उद्देश्य है, वो जो 22 लैंग्वेजेस हमारे उसमें दी गई है उनको प्रमोट करना है। ठीक है, मेनली कह सकते हैं आप। तो प्रोटेक्शन से नहीं रिलेटेड है, फॉल्स पूछा है तो आपका सही उत्तर 2 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि और अच्छे से याद हो जाए। तो बी आपका सही उत्तर है। एक बार देख ले, बी ही मार्क किया था ना मैंने, हाँ, खाली दूसरा आपका गलत था। चलो यहाँ पर देखो, ये इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा से संबंधित पुस्तकें जो हैं वो विकसित करना है। जो लैंग्वेजेस हैं 22 लैंग्वेजेस, इनको प्रमोट करना है। 22 लैंग्वेजेस पता है ना किस शेड्यूल में दिया गया है? 8th शेड्यूल में दिया गया है। हाँ ठीक है, चलो ओरिजिनली कितनी थी? 14 थी, बाद में 6 को जोड़ा गया है। ठीक है, किन किन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बता दो? 21, 71 और फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो 92, ये 3 अमेंडमेंट किए गए हैं। 96 अमेंडमेंट से क्या किया गया था? उड़िया को उड़िया कर दिया गया था, बस ये याद रखिएगा। चलो यहां पर देख लो अस्मिता, ठीक है, प्रोड्यूसिंग 22,000 बुक्स इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस इन 5 ईयर। कितना है? 22,000 22 के बुक्स 22 लैंग्वेजेस में 5 साल में बात की गई है। 3 इनिशिएटिव लॉन्च मल्टी लिंग्विलिज्म इन एजुकेशन। अस्मिता याद रखिएगा। अब बहुभाषा शब्दकोश, रियल टाइम ट्रांसलेशन, आर्किटेक्चर, तो मेनली पूछेगा तो अस्मिता पूछेगा। इसके साथ इन दोनों स्कीम्स को भी आपके लॉन्च किया गया है, जिसमें बहुभाषा वाला जो है वो डिक्शनरी है, ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी की बात इसमें कर दी गई है। तो अस्मिता याद रखिएगा क्लास। 22,000 किताबें 22 लैंग्वेजेस में 5 साल में। 41 प्रश्न को देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की बात की थी, कम्युनल अवार्ड की बात की थी। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विधानसभा में कुछ सीटें सुरक्षित की गई है थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। तो ये बात कही गई थी, ये चीज दोनों ही सही है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कम्युनल अवार्ड आपको पता है किसके द्वारा पेश किया गया है? मैकडॉनल्ड द्वारा पेश किया गया है 1930। 1 मिनट, यहां पर ध्यान दीजिए क्लास, इसकी पुरस्कार की घोषणा की गई थी, इसमें ये है, हाँ ठीक है, ये दोनों, तो दोनों है, दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ये बात है, ठीक है। तो बी आपका सही उत्तर है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नाम से मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, और आपको पता है इसमें सीटें रिजर्व की गई थी, पृथक निर्वाचन की बात की गई थी मेनली, ठीक है, और बाद में अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट साइन होता है। ये सारी चीजें पता होगी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। वो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, हल्के में मत लेना, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको ऐसे ही समझा दिया, क्योंकि मैं मान के चल रही हूं कि इस चीज को अभी पहले डिस्कस किया गया है तो आपको आता है, इसीलिए मैं फिर से नहीं बोल रही थी। लेकिन आप लोग ये मत सोचेगा मैम ने ऐसे ही कह दिया, हाँ हाँ चलो आता है, तो आप लोग भी ऐसे ऐसे नहीं, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलो 42 प्रश्न को अब हम देखते हैं। काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन हमें चुनना है। यह मृदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। पहला स्टेटमेंट, काली मृदाओं में आर्द्रता को धारण करने की बिल्कुल क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वाले रीजन में हमें मिलती है, ठीक है, इसको हम रेगर सॉइल भी कहते हैं, रेगर सॉइल भी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हाँ, ये इसके में जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, ये जो दिया गया है, ब्लैक सॉइल डज नॉट एब्सोल्युटली हैव नो कैपेसिटी टू रिटेन द मॉइस्चर, ये गलत है। जब हम काली मृदा की बात करते हैं तो आर्द्रता को धारण करने की क्षमता इसके अंदर होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, तो ये गलत है। रेगर सॉइल की अगर हम बात करें क्लास, तो कॉटन का कल्टीवेशन मेनली यहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? इनकरेक्ट बोला गया है ना क्लास, इनकरेक्ट, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2 जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं? तो बताइए कितने जो स्टेट्स हैं वो बांग्लादेश की बाउंड्री को टच करते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है, तो सही उत्तर क्या है? 5, ठीक है, याद रखिएगा। 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं। देख लीजिए,
पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये तो क्लियर होगा आपको। फिर इसके बाद हम देखें तो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। यहां पर ध्यान से देख लीजिए, मैप पे भी मैं आपको दिखा दूं ताकि याद रहे आपको। तो यहां पर देखिए बांग्लादेश आपको इधर दिख रहा है, ठीक है, इधर आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा है, इधर मेघालय दिख रहा है, बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है। फिर इधर त्रिपुरा दिख रहा है आपको, ठीक है, त्रिपुरा, फिर मिजोरम और असम, याद रखिएगा ये सब बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। अगला प्रश्न हम देखें 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का किस देश के साथ अधिकांश भाग भू पश्चिम दिशा में शिवालिक के गिरिपद का अनुसरण करता है, ठीक है। यहां पर बोला गया है शिवालिक फुटहिल्स अगर हम देखेंगे तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में किस कंट्री में हमको दिखती है फैली हुई, तो पाकिस्तान दिया है, भूटान दिया है, नेपाल दिया है, म्यांमार दिया है। ये तो समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब भूटान, नेपाल, म्यांमार भी नहीं होगा। यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है नेपाल, सी आपका सही उत्तर है। मैप में ध्यान से देखिए क्लास, यहां पर ये आपको क्या कौन सी रेंज दिख रही है, ये आपको शिवालिक रेंज दिख रही है, ठीक है, शिवालिक रेंज ये है, यहां पर देखिए, और ये नेपाल है। तो शिवालिक रेंज इधर की तरफ आपको नेपाल में मिल रही है। सबसे आउटर रेंज है ना हिमालय की, हमने आपको बताया था पहले कैसे है, पहले ट्रांस हिमालय है, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर शिवालिक रेंज है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सी आपका सही उत्तर था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कुटप्पा क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस राज्य में पाया जाता है, मतलब कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा कुटप्पा सीरीज के रॉक का कहां पाया जाता है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा, सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन अगर हम देखेंगे तो हमको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। यहां पर क्लास हम लोग देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखिए, ये जो शेडेड रीजन दिख रहे हैं ये कुटप्पा चट्टाने दिख रही है आपको, ठीक है। इधर अगर आप देखेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश रीजन में मिलेगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, गोंडवाना समूह की चट्टानों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से हमें सत्य कथन चुनना है। भारत का अधिकांश कोयला इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, इनका विस्तार प्रायद्वीप भारत में नहीं है। अब गोंडवाना आपको पता है, जब हम धारवाड़ की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, खनिज में प्राप्त होते हैं। गोंडवाना क्षेत्र की चट्टानों से हमें कोयले की प्राप्ति होती है और ज्यादातर कोयला जो भारत में मिलता है वो गोंडवाना क्षेत्र से ही मिलता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इनका विस्तार प्रायद्वीप भारत में नहीं है, ये आपका गलत है। सत्य स्टेटमेंट पूछा गया है तो केवल एक जो है वो आपका सही होगा। देख लेते हैं क्लास एक बार, यहां पर देख लीजिए, ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। 98% जो कोयला है वो हमें गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। अब पेनिसुलर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इधर के रीजन में आपको थोड़ा सा गोंडवाना मिलेगा, ठीक है, ये देखिए दिख रहा है। तो अगर कभी भी परीक्षा में दिया रहे कि गोंडवाना की जो चट्टानें हैं वो हमें प्रायद्वीपीय भारत में कहीं पर भी नहीं प्राप्त होती है, तो ये गलत है, याद रखिएगा। चलिए, इसीलिए मैं मैप में दिखा दे रही हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। जब कोई चीज हम पिक्चर के माध्यम से देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज्यादा दिन तक बैठी रहती है। अब मध्य हिमालय शिवालिक और बृहद हिमालय के समांतर स्थित है, ठीक है, मध्य हिमालय शिवालिक जो है वो बृहद के समांतर स्थित है। फिर इसका दक्षिण ढाल तीव्र और उत्तरी ढाल मंद होता है, ठीक है। यहाँ पे साउथ अगर हम देखेंगे तो तीव्र है और जो आपका उत्तरी ढाल है वो आपका मंद है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर एक बार और मैप में दिखाऊंगी तो आपको चीजें क्लियर रहेगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया ये ट्रांस हिमालय रीजन है। ट्रांस हिमालय में कल मैंने आपको बताया था सबसे पहला कैराकोरम आ जाएगा, ठीक है, कैराकोरम में मैंने आपको क्या क्या बताया था, आपको याद रखना है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कैराकोरम रेंज में है, याद रखिएगा क्लास। और नुब्रा वैली जो है वो भी कहां पर है, कैराकोरम रीजन में है, ठीक है। हाईएस्ट बैटलफील्ड जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कैराकोरम के बाद लद्दाख आता है, ठीक है, लद्दाख। और लद्दाख के बाद हम देखेंगे तो जास्कर रेंज आती है। तो ये सब आपके ट्रांस हिमालय के पार्ट है। ट्रांस हिमालय के बाद हम देखेंगे ग्रेटर हिमालय, ये रहा।
ग्रेटर हिमालय में इधर पीर पंजाल दिख रहा है और जो सबसे आउटर है वो आपका शिवालिक रेंज है, ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे बारालाचा आपको दिख रहा है, शिव किला दिख रहा है, तो रोहतंग, बाराशिव जो है ये सब हिमाचल प्रदेश में है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, ये चीज क्लियर है ना क्लास? अगला प्रश्न, हाँ अगले प्रश्न के पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, शिवालिक के जो रेंजेस हैं उसको हम अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। जब हम जम्मू रीजन में जाएंगे तो इसे जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है शिवालिक्स को, ठीक है। और जब हम अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ पे डाफला, मिरी, एबॉर, मिश्मी हिल्स, आपको ये सारे हिल्स कहाँ मिलेंगे? डाफला, एबॉर, मिश्री और मिश्मी और मिरी, ये सब जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेंगे और ये सब शिवालिक के ही रेंजेस हैं, याद रखिएगा। हो सकता है पूछ ले कि डाफला, मिरी, एबॉर, मिश्मी हिल्स जो हैं वो ग्रेटर हिमालय के पार्ट है, मिडिल हिमालय के पार्ट है या फिर शिवालिक रेंज के पार्ट है, तो आप बताएंगे शिवालिक के। इसी तरीके से धांग रेंज, धुंधवा रेंज जो है हम इसे उत्तराखंड रीजन में इस नाम से जानते हैं और चूरिया घाट हिल्स के नाम से हम इसे नेपाल में जानते हैं। चूरिया घाट जो है वो शिवालिक का पार्ट है, याद रखिएगा। धंग और धुंधवा जो है वो उत्तराखंड में हम शिवालिक रेंज को जानते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अधिक से कम की ओर व्यवस्थित करना है हमें। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्लास, गोसाई थान सबसे पहले होगा इन सब में, ठीक है, फिर उसके बाद नंदा देवी हो जाएगा, फिर देखेंगे कामेट हो जाएगा, बद्रीनाथ हो जाएगा। तो डी आपका सही उत्तर है। एक बार हम लोग देख भी लेते हैं इसको, देख लीजिए यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। गोसाई थान है, फिर नंदा देवी है, फिर कामेट है और उसके बाद बद्रीनाथ है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित हिमालय को निम्नलिखित में से हम किस नाम से जानते हैं? अभी हमने देखा ये अगर आपका ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में जो रेंज आपकी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं ना, ठीक है। और इधर आपको पीर पंजाल दिखता है और इधर साउथ में शिवालिक रेंज दिखता है, ये चीज क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, अभी सब डिस्कस किया है, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वांचल पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम तक विस्तृत है, पटकाई बोम पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब देखिए क्लास, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है तो टाइम लग जाता है, लेकिन आप लोग एक काम कर सकते हैं, वीडियो को जितना फास्ट आपको समझ में आए, जितना फास्ट, अगर इंटू 2 करके आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि इंटू 2 करके देखिए। अगर इंटू 1.5 की स्पीड पे समझ में आ रहा है तो इंटू 1.5 की स्पीड पे देखिए, लेकिन जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा क्लास, मैं आपको ये एडवाइस दूंगी। अब देख लीजिए, पूर्वांचल हिल्स जो है वो आपके एक्सटेंडेड है अरुणाचल प्रदेश टू मिजोरम, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पटकाई बम जो है वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, नहीं कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहां पर आपका पहला ट्रू है लेकिन आर आपका फॉल्स है, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम देख लें, सी जो है वो सही उत्तर है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, डफला, मिश्मी, ठीक है। इधर देखिए पटकाई बोम, ये है, ठीक है, दिख रहा है, ये रहा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। गारो, खासी, जयंतिया जो है वो मेघालय में है, पूछा जाता है ना, ये इसी नाम से ट्राइब्स भी यहाँ प्रेजेंट रहती है, ठीक है। मिखिर देखिए, मिखिर दिया गया है ना यहाँ पर, अभी हमने शिवालिक की बात की थी कि शिवालिक का एक्सटेंशन है, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, 15 प्रश्न क्या दिया गया है? त्रिशूल बद्रीनाथ केदारनाथ आदि हिमालय के किस प्रादेशिक भाग में स्थित है? तो जल्दी से बता दीजिए, त्रिशूल बद्रीनाथ केदारनाथ कहाँ, किस में लोकेटेड है? तो कुमायूं हिमालय में, नेपाल में, असम में या फिर पंजाब में? तो त्रिशूल बद्रीनाथ और केदारनाथ जो है वो आपके कुमायूं रेंज में लोकेटेड है, ए आपका सही उत्तर है। इसको समझ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, यहां ध्यान दीजिएगा, ये रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालय है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको पंजाब हिमालय मिलेगा, फिर कुमायूं मिलेगा, फिर नेपाल मिलेगा, फिर असम मिलेगा। अब ये डिवीजन हम किसके बेसिस पे करें? रिवर के बेसिस में। इधर अगर आप देखेंगे तो इंडस और इधर सतलज, तो इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय है उसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं, इस, ठीक है, इस पंजाब, ठीक है। तो इंडस और सतलज के बीच में जो रेंज है उसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज के बाद अगर आप देखेंगे काली तक,
जब हम देखेंगे तो इसको हम कुमायूं हिमालय कहते हैं, एसके, ठीक है। फिर कुमायूं से जब आप तिस्ता तक जाएंगे तो नेपाल कहते हैं, और तिस्ता से ये ब्रह्मपुत्र में हम इसे असम कहते हैं। तो समझ में आया। इंडस से सतलज की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, मेरे साथ बोले, पंजाब रीजन, पंजाब हिमालय, ठीक है। फिर सतलज से हम किसकी बात कर रहे हैं, हम काली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सतलज से जब काली की बात करेंगे तो हम इसको कुमायूं रेंज कहेंगे, और काली से हम तिस्ता की बात करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नेपाल, ठीक है। देखिए, काली से तिस्ता, काली से तिस्ता, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र वाला असम। तो ये याद रखिएगा, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, ठीक है। और कुमायूं रेंज में आपके हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, यही चीज पूछा था आपसे ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास। पूछा गया था कि ये त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ किस रेंज में है, तो कुमायूं रेंज में है। कुमायूं रेंज मतलब कहां से, सतलज से काली तक, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हम देखें, 52वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है बोला गया है। तो गांधीयन प्लान जो है वो एम एन रॉय द्वारा दिया गया है, एकदम सही है। जनता योजना की बात की गई है, पीरपुर रिपोर्ट की बात की गई है, लाहौर की बात की गई है। प्यूपिल प्लान जो है वो विनोबा भावे द्वारा दिया गया है। पीरपुर राजा मोहम्मद मेहंदी द्वारा, लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक द्वारा। तो ये सही है आपका, ये गलत है प्यूपिल्स प्लान, ठीक है। सी आपका सही उत्तर होगा। यहां पर इसको मैं इरेज कर दूं क्योंकि कौन सा इनकरेक्ट बोला गया है तो आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो इनकरेक्ट जो है वो आपका सी है, ठीक है क्लास। देख लीजिए यहां पर एक बार ध्यान से देखिए, जब हम बात कर रहे हैं प्यूपिल्स प्लान की, जनता की योजना की, तो इसके जो इसका 1945 में ये रिपोर्ट दी गई थी एम एन रॉय द्वारा, तो मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं फजल उल हक की, तो इन्होंने 1940 में, ठीक है, यहां पे याद रखिएगा, लाहौर प्रस्ताव दिया था। लाहौर प्रस्ताव 1940 में फजल उल हक द्वारा दिया गया था। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में राजा सईद मोहम्मद मेहंदी द्वारा दी गई थी, और गांधीयन प्लान 1944 में नारायण अग्रवाल द्वारा दिया गया था, नारायण अग्रवाल द्वारा, याद रहेगा। अब परीक्षा के लिए ये भी महत्वपूर्ण है, जो पीरपुर रिपोर्ट है 1938 की, वो किस चीज से रिलेटेड थी, तो याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा जो अत्याचार मुस्लिमों को किया जा रहा था उससे रिलेटेड थी ये रिपोर्ट, ठीक है। 1938 में पब्लिश बाय द मुस्लिम लीग डिटेल द एट्रोसिटीज इंड्यूर्ड बाय द मुस्लिम्स इन द कांग्रेस प्रोविंस, ठीक है, ये याद रखिएगा, राजा सैयद मोहम्मद मेहंदी द्वारा। मेहदी जी ने बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मुस्लिम्स पे अत्याचार कर रही है, उससे रिलेटेड थी 1938 में। अगला, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति के समान है, तो ठीक है, दोनों सही है, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, तो बताइए, ब्यास नदी को, बराक नदी को, चिनाब नदी को, या फिर सतलज को। तो यहाँ पर चिनाब नदी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ से आपकी कौन सी नदी आ रही है, एक तरफ से आपकी चिनाब नदी आ रही है, दूसरी तरफ से आपकी भागा नदी आ रही है, उसी को चंद्रभागा नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई। देखिए, चंद्र और भागा दो अलग अलग नदियां हैं, जो मैंने आपको फोटो में यहाँ पर दिखाया, देख लीजिए, दो नदियां अलग अलग आ रही है, मिलकर चिनाब नदी आपकी बन रही है, इन्हीं को हम चंद्रभागा नदी कहते हैं। चलिए, 55, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियों से अधिक पुरानी हैं, ठीक है। ये नदियां प्रौढ़ा अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं जो पेनिसुलर रिवर है वो ओल्डर रिवर है हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में, क्योंकि ये अपनी मैच्योरिटी को अटेन कर चुकी हैं। तो मैच्योर रिवर्स हैं जो पेनिसुलर रिवर्स आपकी हैं, तो दोनों ही बिल्कुल सही हैं, और उत्तर क्या हो जाएगा, ए। हम इसी के बेसिस से उनकी मैच्योरिटी को ही तो देख के कह रहे हैं कि हिमालयन रिवर से भी पुरानी है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में दिया गया है। नहीं, ये जो है प्रस्ताव, वो जो कमेटी बनी थी उसके हेड कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे, ठीक है। तो
ये गलत हो गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नहीं, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा। इस प्रस्ताव के अनुसार देश में 2 चरणों में चुनाव कराया जाएगा, सही है। तो पहला सही है और तीसरा सही है। उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें। एक तरफ नदी दी गई है, दूसरी तरफ सहायक नदी दी गई है आपको, तो चलिए जल्दी से बता दीजिए। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? सबरी है, ठीक है। फिर महानदी के श्रेयोनाथ है, मैंने आपको बताया था। तो ए का फर्स्ट, डी का फोर्थ, ठीक है, हमें आंसर मिल गया। बी का सेकंड हो जाएगा और सी का थर्ड हो जाएगा। तो ये तो 1 2 3 4 ही हो गया, सही है। तो बी आपकी सही उत्तर है। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न के पहले यहां पर आप लोग देख लीजिए, गोदावरी की बात की गई है। मैंने आपको बताया था PW के बारे में, इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर सबर। तो देखिए जब हम बात करेंगे पी से, तो यहां पर पूर्णा हो गया और पेन गंगा हो गया, ठीक है। डब्ल्यू से जब हम कहेंगे तो वर्धा हो गया, ठीक है, और वेन गंगा हो गया। मैंने आपको बताया था ना, 2 पी से पूर्णा और पेन गंगा, डब्ल्यू से वर्धा और वेन गंगा, आई से इंद्रावती और सबरी और सिलेरू। याद रखिएगा ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की। गोदावरी कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मूला, मंजरी, मनेर, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? गोदावरी की। चलो यहां पर हम बात कर लें कावेरी की, तो ब्रह्मगिरी हिल से ये निकलती है। फिर यहां पर देख लीजिए हेमावती, ठीक है, सिमसा, अक्रावती, भवानी, अमरावती, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? कावेरी की ट्रिब्यूटरीज है। मेथुर डैम कहां पर है? कावेरी पर है, ठीक है। होंगेनल, होंगेकल फॉल जो है वो भी इसी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथनों में से हमें सही कथन को चुनना है। क्या दिया है? केंद्रीय बजट 2024 से 25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को प्रारंभ करने की घोषणा की है, ठीक है। इसके तहत जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवार को पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल है, जिनका की कार्यान्वयन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर जो पहली चीज है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो है वो यूनियन बजट 2025 में 2024-25 में पेश किया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें फुल कवरेज दिया जाएगा ट्राइबल डोमिनेटेड विलेज और एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स को, बिल्कुल सही है। इसमें 25 प्रोग्राम्स होंगे, ये भी सही है। लेकिन खाली ये जो दिया गया है ट्राइबल मिनिस्ट्री द्वारा आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये गलत है। इसमें वेरियस मिनिस्ट्रीज होंगी, कई मिनिस्ट्रीज इसमें शामिल है, तो ये गलत है। इसमें करेक्ट पूछा है तो केवल 1 और 2 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। 1 और 2 आपका सही उत्तर है। अगला हम देखें, ग्लोबल बायो इंडिया के चौथे संस्करण का आयोजन 12 से 14 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। चलो यहां देख लो क्या लिखा है, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, ठीक है। बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी 12 से 14 सितंबर, कहां? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में हुआ है। तो पहला बिल्कुल सही है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सहायता परिषद द्वारा किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री असिस्टेंस काउंसिल द्वारा किया गया है। दोनों ही बिल्कुल सही है, उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा ना क्लास, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो E3 नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। अब देखो बायो E3 की अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें 3 E है। 3 E किसके लिए है? एक इकोनॉमी के लिए है, एक एनवायरमेंट के लिए है और तीसरा एम्प्लॉयमेंट के लिए है। याद रखिएगा, ठीक है। इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ए आपका सही उत्तर है। अगला हम देखें, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो
E3 नीति को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति का संबंध निम्न में से किससे है? तो बताइए। बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने से, उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देने से, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के हेतु, या जैव इथेनॉल के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम इकोनॉमी की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें और एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर रहे हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब हम उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देंगे, ठीक है। तब मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगी, और बायो है तो इको फ्रेंडली होगा ही। तो बी आपका सही उत्तर है। देख ले, बी सही उत्तर है। अगला 62, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को कहां से रवाना किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने कहां से फ्लैग ऑफ किया है? बताइए। इंडिया फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, तो दिल्ली से, अहमदाबाद से, बेंगलोर से, या फिर सूरत से? तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो याद रखिएगा, अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो बेंगलोर से छोड़ी थी, ठीक है, रवाना कराई थी। तो सी आपका सही उत्तर है। पूछा जा सकता है ये सब प्रश्न। चलिए 63rd प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट पूछा है, सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है, ठीक है। इस ट्रेन का पुनर्निर्माणकरण आधिकारिक रूप से नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया है, ठीक है। इसको रीनेम किया गया है नमो भारत रैपिड रेल, ये बिल्कुल सही है इस ट्रेन को, लेकिन इसका इनॉग्रेट न्यू दिल्ली से नहीं किया गया है, ये आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा? नॉट करेक्ट पूछा है, तो केवल एक आपका सही उत्तर होगा। इसको इनॉग्रेट कहां से किया गया? गुजरात से, याद रखिएगा, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। ये देख लीजिए वंदे मेट्रो, ठीक है, रूट के बारे में। फर्स्ट वंदे मेट्रो ट्रेन जो है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा क्लास, एक मिनट, हाँ, यहां पर ध्यान से देखिए जो लिखा है, फर्स्ट वंदे मेट्रो ट्रेन जो है वो भुज अहमदाबाद रूट में चली, ठीक है, गुजरात में, ठीक है। और ये आपके वेरियस स्टेशन पे साबरमती और यहाँ रुकेगी, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये याद रखिएगा। फर्स्ट वंदे मेट्रो ट्रेन जो है वो आपका भुज अहमदाबाद रूट से गुजरात में चली थी, जो चीज मैंने आपको बताया, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को 2 वर्ष के लिए स्वीकृति दी है, ठीक है, 2 वर्षों की बात की गई है, दोनों चीज पर ध्यान देंगे। इस मौसम का उद्देश्य हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना है। मिशन मौसम मुख्य रूप से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा इनकरेक्ट है बोला गया है? तो बताइए आपका कौन सा इनकरेक्ट है? तो यहाँ पर तो सही सब लग रहे हैं, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, डी आपका सही उत्तर है, सब है। मिशन मौसम याद रखिएगा, मिनिस्ट्री याद रखिएगा, और आप याद रखिएगा 2 साल के लिए है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, देखते हैं क्लास क्या दिया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? हाल ही में 7 सितंबर 2024 को जयपुर में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा की गई है। दूसरा दिया गया है, श्रेणी 1 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 जो शहर हैं वो आपके इंदौर, लखनऊ और सूरत दिया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो ध्यान से देखिएगा क्लास, जो पहला स्टेटमेंट दिया है 7 सितंबर 2024 को क्लीन एयर सर्वे की रिपोर्ट अनाउंस की गई है जयपुर में, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष जो शहर हैं वो इंदौर, लखनऊ और सूरत दिया गया है, ये गलत है। अगर आप देखेंगे श्रेणी 1 में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो शहर हैं वो आपका है सूरत है, जबलपुर है और आगरा है, ठीक है। सो जा करके आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट पूछा है तो केवल एक जो है वो आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, क्लीन एयर इंडेक्स की जब हम बात कर रहे हैं, सर्वे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मेनली ये जो स्वच्छ, देखिए क्लीन एयर सर्वे 2024 में हमने 3 कैटेगरी रखी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में मैंने आपको बताया, आप याद रख सकते हैं एस, सू,
जा करके, ठीक है, सुजा करके। तो SU सूरत है, J से जबलपुर है, फिर आगरा है। आगरा तीसरे नंबर पे है श्रेणी 1 में। फिर इसमें अगर हम देखेंगे तो फज याद कर लीजिए आप लोग, अगर आपको याद रहता है तो। फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद के बाद क्या है, अमरावती है, फिर झांसी है। फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी। और कैटेगरी 3 में देखेंगे तो रायबरेली है, नालगोंडा है और नालागरा है। ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हेल्ड इन जयपुर टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ठीक है। तो सोजा, यहाँ पे सूरत हो गया, जबलपुर हो गया, आगरा हो गया, फर्स्ट से आप याद रखेंगे फिरोजाबाद हो गया, फिर उसके बाद अमरावती हो गया, फिर झांसी हो गया, और यहाँ पर रायबरेली, नालगोंडा और नालागढ़। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखें अब, छठवां प्रश्न देखिए 66। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस शहर ने राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो हमने श्रेणी 1 में देखा ना, वहां पर हमने किसको किसको देखा था, सूरत को देखा था, फिर बताइए जबलपुर को देखा था और आगरा को देखा था। तो श्रेणी 1 में उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट शामिल है, आगरा शामिल है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 देखते हैं। हाल ही में 2 सितंबर 2024 को विश्व के अग्रणी बहु विषयक विज्ञान जर्नल नेचर के प्रकाशित एक लेख में भारत के किस मिशन को मान्यता दी गई है? ठीक है, यहां पे दिया गया है कि नेचर में जो है, जो जनरल नेचर है, उसमें किस मिशन की बारे में बात की गई है? तो इसमें स्वच्छ भारत मिशन की बात की गई है। बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 जिसका आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया गया का केंद्रीय विषय क्या था? तो बताइए क्या था? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, कचरा मुक्त भारत, या स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। तो डी आपका सही उत्तर है। ये याद रखिएगा, ये कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया गया? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर देख लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। यहाँ पर आपको गांधी जी दिख रहे होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, ये याद रखिएगा, 17 से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा मिशन आपका चला, और इसका स्लोगन क्या था? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। आपका स्वभाव में भी स्वच्छता दिखना चाहिए और आपके संस्कार में भी स्वच्छता दिखनी चाहिए। जब मेंस का आंसर लिखते हैं तो उसमें हम बिहेवियरल चेंज की बात करते हैं, बिहेवियर में, ठीक है, हमारे बिहेवियर में किस तरीके से हम स्वच्छता को अडॉप्ट करेंगे कि ये हमारा एक नेचर ही बन जाए, साफ सफाई रखना। तो ये याद रखिएगा, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ठीक है। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला था ये। अगला देखते हैं 69। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? हाल ही में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है। तो 23rd लॉ कमीशन का गठन किया गया है, एकदम सही है। इस आयोग का गठन 5 वर्ष 2024 से 29 तक की अवधि के लिए किया गया है। तो याद रखिएगा ये गलत है, इसका 3 साल के लिए किया गया है, 3 साल होता है। भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग है, ये आपका सही है। तो करेक्ट पूछा है तो पहला सही है, तीसरा सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ठीक है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि जो पीरियड है वो 2 साल का है, अरे सॉरी 3 साल का है, याद रखिएगा। इतनी चीज क्लियर, ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। अगला देखिए क्लास, यहां पर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की बात की गई है। हाल ही में 2 सितंबर को केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को 2 सितंबर को मंजूरी दी गई है, सही है। यह मिशन डिजिटल सार्वजनिक संरचना के स्वरूप पर आधारित है, जिसे केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी के अगले 3 वर्षों में लागू करेगी। ये भी बिल्कुल सही है। तो नॉट करेक्ट पूछा गया है, इस वजह से उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोनों ही बिल्कुल सही हैं। अब यहाँ पर भी एक बार आप देख लीजिए तो आपको याद रहेगा। दिख रहा है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के बारे में, ठीक है। यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूविंग द फार्मर्स लाइफ, ये याद रखिएगा। यहाँ पर आप याद रखिएगा, यहाँ पर मिशन का जो टोटल आउटले है वो कितना है?
2817 करोड़, याद रखिएगा ये चीज, ये पूछा जाता है परीक्षा में, तो 2817 करोड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? केंद्र सरकार ने गुजरात के साणंद में एक अर्धचालक इकाई की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, ठीक है, सेमीकंडक्टर यूनिट को साणंद गुजरात में स्टैब्लिश किया गया है, सही है, इनकरेक्ट बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। यह अर्धचालक इकाई माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित की गई है। भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत अब तक कुल 5 अर्धचालक इकाइयों की स्थापना की गई। ठीक है, अभी तक 5 सेमीकंडक्टर यूनिट स्टैब्लिश किए गए हैं, ये भी सही है। ये गुजरात में इसको स्टैब्लिश किया गया, ये भी सही है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो माइक्रोन टेक्नोलॉजी नहीं यूज की गई है। यहां पर आपका गलत कौन सा है? केवल 2 आपका गलत है, तो बी आपका सही उत्तर है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 2 सितंबर 2024 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है सेमीकंडक्टर यूनिट साणंद गुजरात में स्टैब्लिश करने को, और इसको स्टैब्लिश कौन कर रहा है? कीनेस सेमीकंडक्टर सेमीकॉन लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा, कीनेस सेमीकॉन लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए 72, हाल ही में किस देश ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो किसने की है बताइए? सिंगापुर ने, अमेरिका में, मलेशिया ने, या फिर ब्राजील ने? तो अमेरिका ने की है। ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ पार्टनरशिप करने की बात कही है, तो बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा क्लास, क्या प्रश्न है? निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कूट को चुनिए। हाल ही में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन भारत मंडप नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, सही है ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर बोला गया है कौन सा करेक्ट है, तो दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिएगा, जो 75th एनिवर्सरी पे सुप्रीम कोर्ट को एक नया फ्लैग मिला है जो कि नीले रंग का है। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बना है और यहाँ पे संविधान की पुस्तक बनी हुई है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर सी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणवण पतन का शिलान्यास कहां पर किया है? तो वाणवण पोर्ट का शिलान्यास कहां पर किया है? गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र में, या फिर तमिलनाडु में? तो क्या बताएंगे आप? महाराष्ट्र में। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। ये देखिए वाणवण पोर्ट किधर है? मुंबई में, दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न, और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। ठीक है, आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। आज मैं भी थक गई, लेकिन आज हमने करंट अफेयर्स बहुत सॉल्व किए हैं, पास्ट ईयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, और नए प्रश्नों को भी हमने ज्योग्राफी के प्रश्न देखे, हिस्ट्री के प्रश्न देखे। तो सबको रिवाइज करते हुए चलिएगा। वीडियो की स्पीड तेज कर दीजिएगा क्लास, ताकि अब आप 2-2 घंटे लेक्चर देखें, तो ये मैं नहीं कहूंगी, लेकिन तेजी से देखिए। जितना कम समय में आप लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए वो जरूरी है। ठीक है, लेकिन कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि करंट भी है इसमें। 75 को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? चलिए, हाल ही में कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का 4था संस्करण को जारी किया गया। ठीक है, इस सूचकांक का विकास विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा किया गया है। तो बताइए, वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स दिया गया है, रिलीज किया गया है, और वर्ष 2023 में विश्व के शीर्ष 20 पतन की सूची में जवाहरलाल नेहरू पतन को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा आपका इस पे सही है पूछा गया है? तो ठीक है, देखते हैं। देखिए 4th एडिशन था कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? वर्ल्ड बैंक द्वारा एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा, सही है। भारत का एक पोर्ट है जो कि 19वें नंबर पर है, लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नहीं है, वो विशाखापट्टनम पोर्ट है। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? करेक्ट पूछा है ना, तो केवल 1 और 2 आपका सही है। देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लीजिए, जो विशाखापट्टनम पोर्ट है वो 19th नंबर पे है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स पे, ये याद रखिएगा। चलिए
चलिए क्लास, तब अब आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और प्रश्नों के साथ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, चीजें याद हो रही है कि नहीं याद हो रही है, और कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक जिसमें आपको दिक्कत होती है वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। देखिए क्लास, मैं फिर आपको एक चीज बोलूंगी, मैं झूठी तसल्ली आपको नहीं दूंगी। हम प्रयास कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख के ये गेस करें कि इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं, लेकिन पेपर ना मैंने बनाया है ना आपने बनाया है। ठीक है, तो कोई ये कह दे कि यही प्रश्न पूछेगा तो ये गलत है। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है। तो मैं इसीलिए उसी तरीके के प्रश्न डिस्कस करती हूँ जहां से मुझे लगता है कि पेपर में प्रश्न बन सकता है, या फिर इसी प्रश्न को अलग तरीके से पूछ के आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्लास कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, मॉक टेस्ट कैसा लग रहा है। अगर कोई सुझाव देना है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। लास्ट में जाते जाते फिर एक ही बात कहूंगी, अपने पे भरोसा रखिए सबसे पहले। ठीक है, कर्म आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, मेहनत करिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पे विश्वास रखिए, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद पे विश्वास रखिए, सब बहुत अच्छा होगा। ईश्वर कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। बस आप धैर्य बनाइए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच क्लास, मेरे साथ रिकॉर्ड एग्जाम के साथ बने रहिए। थैंक यू।